तो सबसे पहले यह है कि टीचिंग होता क्या है। ठीक है, तो टीचिंग जिसे हिंदी में हम शिक्षण कहते हैं, ठीक है, शिक्षण कहते हैं यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे देखें शिक्षक लिख गया, शिक्षण है ये, ठीक है, शिक्षण। तो शिक्षण का मतलब क्या होता है, तो याद रखें शिक्षण शब्द की उत्पत्ति जो है, व्युत्पत्ति वो शिक्ष धातु से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सीख देना या सिखाना। ठीक है, सीख देना या सिखाना। अब ये भी कहा, अब क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है कि जो शिक्षण है वो किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो ये एक प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि शिक्षण जो है वो एक प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया होती है, जिसके 3 चर होते हैं। कौन कौन से? पहला है शिक्षक, दूसरा है छात्र और तीसरा है पाठ्यक्रम। ठीक है, अगर कोई भी एक इसमें से ना हो तो शिक्षण प्रक्रिया जो है पूरी नहीं की जा सकती है। तो हम बोल सकते हैं कि जो शिक्षण प्रक्रिया होती है वो त्रिमुहे आकार की है या त्रिभुज आकार की होती है, जिसमें एक तरफ शिक्षक होता है, दूसरी तरफ छात्र होता है और तीसरी तरफ पाठ्यक्रम होता है। ठीक है, और शिक्षक जो होता है वो पाठ्यक्रम के द्वारा जो है छात्रों को शिक्षा प्रदान करता है। ठीक है, इतना पॉइंट आपको याद रखना है। मैंने यहाँ पर कुछ जो है शिक्षण के ऊपर जो जो विचार दिए गए हैं लोगों के, वो भी मैंने लिख लिए हैं क्योंकि एग्जाम में पूछे गए थे ये। जैसे कि मॉरिसन क्या कहते हैं शिक्षण के बारे में। हालांकि इस पे बहुत सारी परिभाषाएं जो हैं दी गई हैं, उन सभी को याद करना जो है काफी कठिन होगा, तो इसलिए जो है आपको कुछ मेन याद रखनी है। जैसे कि मॉरिसन क्या कहते हैं कि शिक्षण जो है वो एक ऐसी अनुशासित सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक अपने से कम अनुभवी लोगों के व्यवहार को प्रभावित करता है और उन्हें समाज उपयोगी बनाने में सहायता करता है। ठीक है, ये तो मॉरिसन ने कहा था। अब B.O. स्मिथ ने क्या कहा है? B.O. स्मिथ का जो है एग्जाम में पूछा भी गया था यूजीसी नेट 2021 में। ठीक है, क्या कहा है इन्होंने कहा है कि अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली जो प्रक्रिया है वही शिक्षण होती है। ठीक है, अधिगम का मतलब यहाँ लर्निंग है। ठीक है, अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली जो क्रिया है वो शिक्षण है। यूजीसी नेट 2021 में पूछा गया था क्वेश्चन। अब NL पेज, हालांकि ये पूछा नहीं गया है लेकिन यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा LN पेज के ऊपर। ठीक है, LN पेज क्या कहते हैं कि शिक्षण जो है वो कला व विज्ञान दोनों है। कला क्यों है तो बताते हैं, क्योंकि शिक्षण जो है वो अनुभवों पर आधारित होता है, इसलिए ये कला है। और विज्ञान क्यों कहते हैं? ये विज्ञान इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो है क्रमबद्धता पाई जाती है। ठीक है, क्रमबद्धता पाई जाती है, इस कारण इन्होंने इसे विज्ञान भी कहा है। तो किसने कहा है शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है? तो LN पेज ने कहा है। अब बात करते हैं नेचर ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण की प्रकृति के बारे में। ठीक है, अब यहाँ ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां से। ठीक है, यह एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षण जो है वो एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें कौन कौन शामिल होता है, शिक्षक शामिल होता है, छात्र शामिल होता है और पाठ्यक्रम शामिल होता है। तो इस कारण इसे जो है ट्राइपोलर प्रोसेस भी कहते हैं। दूसरा, यह एक अंत प्रक्रिया भी है। अंत प्रक्रिया का मतलब ये हो गया एक इंटरैक्टिव प्रोसेस होता है जिसमें टीचर और स्टूडेंट जो है वो आपस में इंटरैक्टिव यानी कि बातचीत करके जो है समस्याओं का समाधान करते हैं या फिर कुछ नया सीखते हैं। नेक्स्ट है शिक्षण सउद्देशित प्रक्रिया भी है, यानी कि इंटेंशनल प्रोसेस जो है वो भी है। जैसे कि आप कोई भी विषय सीखते हैं या कुछ भी आप सीखते हैं तो उसका कोई ना कोई मोटिव जो है जरूर होता है। ठीक है, ये मोटिव सिर्फ स्टूडेंट का ही नहीं टीचर का भी होता है कि टीचर जो है वो स्टूडेंट को ये टॉपिक क्यों पढ़ा रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं शिक्षण जो है एक सउद्देश्य प्रक्रिया भी है। अब यह एक निर्देशात्मक या कहें कि निर्देशन की प्रक्रिया भी होती है। किस तरीके से? क्योंकि ये जो है बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों के द्वारा निर्देशित होती है। ठीक है, अब इसमें 6E+S मेथड का S जो कह सकते हैं जो तत्व दिए गए हैं इसके वो आपको याद रखने हैं। यहाँ पर 6E का मतलब है ये सारे के सारे E से वर्ड शुरू होते हैं और S का मतलब स्टैंडर्ड यानी कि मानक यहाँ पे लिखा गया है। संलग्नता, अन्वेषण, व्याख्या, विस्तृत, मूल्यांकन, विस्तार और मानक। ठीक है, एक लाइन से आपको याद रखने हैं, इसे 6E कहते हैं। नेक्स्ट है यह विकासात्मक प्रक्रिया भी है। ठीक है, इसमें हम जो है विकास को पढ़ते हैं। ठीक है, छात्रों का किस प्रकार से विकास करना है, कैसे करना है, ये सब जो है हम इसमें अध्ययन करते हैं।
छात्रों के विकास के लिए। नेक्स्ट है उपचारात्मक प्रक्रिया। उपचारात्मक प्रक्रिया का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि जो छात्र होते हैं जब उन्हें पढ़ने के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो उसका जो उपचार है या उसका जो निदान है वो टीचर के द्वारा किया जाता है। तो इस कारण हम इसे कह सकते हैं कि यह एक उपचारात्मक प्रक्रिया भी है। नेक्स्ट है शिक्षण औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक प्रक्रिया भी है। ठीक है, यानी कि जरूरी नहीं है कि जो शिक्षण होता है वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मली होता है या कहीं की औपचारिक ही होता है, क्योंकि शिक्षण जो है सिर्फ शिक्षा संस्थानों में ही नहीं, ठीक है, बाहर भी जो है बच्चा बहुत कुछ सीखता है। तो जो बाहर वो सीखता है उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि शिक्षण जो है फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टीचिंग के ऑब्जेक्टिव के बारे में। ओके, तो ये है टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स। जैसे पहला मैंने लिखा है कि टीचिंग जो है या शिक्षण जो है वो जो छात्र होते हैं उनके सामाजिक व मानवीय मूल्यों का विकास करता है। ठीक है, पहला इसका जो उद्देश्य है वो ये है। और दूसरा है शारीरिक व मानसिक नैतिक विकास करना। ठीक है, छात्रों में शारीरिक, मानसिक व नैतिक विकास करना भी शिक्षण का उद्देश्य है। नेक्स्ट है जीवनोपार्जन। ठीक है, यानी जीवन चलाने के लिए भी जो है शिक्षा दी जाती है। देखा होगा आपने, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं, कई लोग घर में भी पढ़ाते हैं, ठीक है, ट्यूशन वगैरह देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो शिक्षा है वो जीवन चलाने के लिए भी दी जाती है। नेक्स्ट है ज्ञान की समृद्धि। ठीक है, अधिकतर लोग जो हैं वो शिक्षा इसलिए ग्रहण करते हैं ताकि उनके ज्ञान की जो है वृद्धि हो सके। तो ये भी कहीं ना कहीं उद्देश्य होता है उनका। नेक्स्ट है छात्रों की जो बौद्धिक व चारित्रिक निर्माण होता है वो करने के लिए भी जो है शिक्षा दी जाती है। और नेक्स्ट है छात्र के अंदर आपसी सहयोग की भावना का विकास हो, इसलिए भी जो है शिक्षा उसे दी जाती है। तो हम कह सकते हैं टीचिंग के ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या उद्देश्य होते हैं। ठीक है, याद कर लेना आपको, क्योंकि ऑप्शन में बहुत ही कंफ्यूज करता है यहाँ से वो। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है शिक्षण के प्रकार। ठीक है, शिक्षण के प्रकार, यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो जो शिक्षण के प्रकार हैं वो कई आधार पर जो है इनको अलग अलग किया गया है। जैसे कि शासन के आधार पर शिक्षण, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नेंस, अधिगम के आधार पर शिक्षण, और शैक्षणिक प्रबंधन के आधार पर, ठीक है, उद्देश्य के आधार पर, क्रियाओं के आधार पर, और शिक्षण स्वरूप के आधार पर जो है शिक्षण को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले चालू करते हैं शासन के आधार पर जो है वर्गीकृत किया गया है शिक्षण को, वो देखते हैं। देखिए, शासन के आधार पर जो है शिक्षण को 3 वर्गों में बांटा गया है: निरंकुश शिक्षण, और लोकतांत्रिक शिक्षण, और हस्तक्षेप रहित शिक्षण। निरंकुश शिक्षण ये होता है, ये ऐसा टीचिंग प्रोसेस होता है जो राजा के नियंत्रण में रहता है। राजा के नियंत्रण में रहता है का मतलब ये है, इस प्रकार के शिक्षण में राजा तय करता है कि छात्रों को कैसा पढ़ना है, कैसा नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ाना है और क्यों पढ़ाना है। जबकि लोकतांत्रिक शिक्षण जो होता है इसमें जो है पूर्ण रूप से जो है स्वतंत्रता होती है, जनता की इच्छा के अनुसार जो है छात्रों को या कहीं की लोगों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, लोकतांत्रिक शिक्षण में। और हस्तक्षेप रहित शिक्षण में क्या होता है कि किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, जो छात्र का मन करता है वो पढ़ता है। भारत में कौन सी प्रक्रिया है? तो हस्तक्षेप रहित शिक्षण है यहाँ पर। ठीक है, देखा होगा 10th के बाद जो है वो अपनी चॉइस से लोग अपने सब्जेक्ट से चुनते हैं, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या साइंस हो। ठीक है, तो याद रखें आप, हस्तक्षेप रहित शिक्षण यानी वह शिक्षण जिसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। अधिगम के स्तर पर जो है शिक्षण को 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग लेवल, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और चिंतन स्तर। स्मृति स्तर का जो विचार है वो किसने दिया है? तो याद रखना है आपको, किसने दिया है? ओके, तो स्मृति स्तर का जो विचार है वो दिया है हर्बर्ट के द्वारा। ठीक है, और अवबोध का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो याद रखना है मॉरिसन के द्वारा। और चिंतन स्तर का जो सिद्धांत है वो दिया गया है हंट के द्वारा। तो स्मृति स्तर में क्या होता है? इस टाइप की टीचिंग में होता यह है कि छात्रों को किसी भी विषय को सिर्फ रटाने पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, रटाने पे ध्यान दिया जाता है। और अवबोध स्तर में क्या होता है? इसमें किसी भी विषय को जो है छात्रों को समझाने पे बल दिया जाता है। और चिंतन स्तर में क्या होता है? इसमें सिर्फ और सिर्फ उससे चिंतन करवाने पे बल दिया जाता है, यानी किसी समस्या के समाधान आदि के लिए जो है दे दिया जाता है इस प्रकार के शिक्षण में, कि छात्र जो है इस समस्या का समाधान ढूंढे। ठीक है, तो 3 याद रखना, ये रटने वाला है, ये समझने वाला है, और ये समस्या का समाधान खोजने वाला है। किस किसने दिया था? तो इसे हर्बर्ट ने दिया है, इसे मॉरिसन ने दिया और इसे हंट ने दिया है।
शैक्षणिक प्रबंधन के आधार पर भी जो है 3 वर्गों में शिक्षा को बांटा गया है, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। औपचारिक क्या होती है? वो जो शिक्षा संस्थान में छात्र जो है शिक्षा ग्रहण करता है उसे औपचारिक शिक्षण कहते हैं। ठीक है, औपचारिक शिक्षण जिसमें टीचर जो होता है वो छात्रों को पढ़ाता है, ये किसी शिक्षण संस्थान से जुड़ा हुआ है। जबकि अनौपचारिक जो शिक्षण होता है वो किसी शिक्षण संस्थान से जुड़ा हुआ नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि एडल्ट एजुकेशन हो गया, प्रौढ़ शिक्षा जो होती है वो किसी भी शिक्षण संस्थान में लगभग नहीं दी जाती है। तो ये इस प्रकार का जो शिक्षण होता है, कहें कि शिक्षा जो होती है वो छात्र बाहर ही सीखता है। तो ये इस प्रकार की शिक्षा जो है अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। और निरौपचारिक शिक्षा वो होती है जो औपचारिक और अनौपचारिक का मिश्रित रूप होती है। ठीक है, आपने देखा हो कई लोग ओपन से जो है पढ़ाई करते हैं। ठीक है, ओपन से जो पढ़ाई करते हैं या कहें दूरस्थ शिक्षा जिसे हम कहते हैं, इस प्रकार की शिक्षा जो है वो निरौपचारिक कहलाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ प्रतिबंध भी होते हैं और कुछ स्वतंत्रताएं भी होती है। औपचारिक में प्रतिबंध होते हैं और अनौपचारिक जो शिक्षा है इसमें ये पूरी तरह से स्वतंत्र होती है। ठीक है, अच्छा, उद्देश्य के आधार पर भी शिक्षण को पढ़ लेते हैं। उद्देश्य के आधार पर जो है एक है ज्ञानात्मक, एक है भावनात्मक और एक है मनोगत्यात्मक शिक्षण। ठीक है, तो ज्ञानात्मक शिक्षण का उद्देश्य जो होता है वो होता है ज्ञान को अर्जित करना। ठीक है, इसके 6 चरण होते हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, ज्ञानात्मक शिक्षण के 6 चरण होते हैं। और नेक्स्ट है भावनात्मक शिक्षण। भावनात्मक शिक्षण में क्या होता है, किसी छात्र के जो है चरित्र निर्माण पे जो है खासतौर से बल दिया जाता है। इसके भी जो है 6 चरण होते हैं। और मनोगत्यात्मक शिक्षण जो है इसमें क्या होता है, इसमें छात्र के मानसिक व शारीरिक दोनों विकासों पर बल दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार के शिक्षण में। और क्रिया के आधार पर शिक्षण को जो है 3 वर्गों में बांटा गया है, प्रस्तुतिकरण, प्रदर्शन और उपचारात्मक। प्रस्तुतिकरण में क्या होता है कि अध्यापक जो है किसी चीज को दिखाता है। ठीक है, और तब जो है प्रस्तुतिकरण का मतलब ये हो गया कि जो टीचर है वो खड़ा होकर किसी भी विषय को अच्छे से समझाएगा। ठीक है, प्रदर्शनी का मतलब ये है कि टीचर कोई उपकरण लेके आएगा या कोई चीज लेके आएगा जिसको दिखा करके उसको समझाएगा। ठीक है, वो प्रदर्शनी वाला कहलाएगा। और उपचारात्मक का मतलब ये हो गया छात्र कुछ पढ़ रहे हैं, उनको कुछ समस्या आई और फिर टीचर जो है उनको कुछ समझाए, तो उसे कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, प्रस्तुतिकरण यानी खड़े होकर एक जगह से पढ़ाना, प्रदर्शन कोई चीज दिखा के उन्हें समझाना, उपचारात्मक कुछ प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने में तो उसका समाधान करना। ठीक है, और शिक्षण स्वरूप के आधार पर जो है 3 वर्गों में बांटा गया है, वर्णनात्मक, निदानात्मक और उपचारात्मक। ठीक है, वर्णनात्मक क्या होता है, वर्णनात्मक में होता यह है कि एक टीचर जो होता है वो किसी भी टॉपिक को सिर्फ पढ़ाते हुए चला जाता है। निदानात्मक का मतलब ये हो गया कि अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह आ रही है तो उसका समाधान करना। और उपचारात्मक का मतलब ये हो गया कि अगर छात्र जो है उसको नहीं पढ़ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है तो उसको बताना। ठीक है, तो ये थे टीचिंग के टाइप्स। सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है वो किया था जेरोम ब्रूनर ने। ठीक है, जेरोम ब्रूनर ने कब किया था, तो 1963 में किया था, 1963 में। इसमें हम करते क्या हैं, इसमें हम अच्छा, शिक्षण के सिद्धांत में होता यह है कि शिक्षा के परिणाम तथा विद्यार्थियों की विशेषताओं के परस्पर संबंधों को जो है इसमें जाना जाता है। ठीक है, वो कहलाता है शिक्षा के सिद्धांत। अभी सिद्धांत में आप ये सारे के सारे पॉइंट जो है याद रख सकते हैं। इसमें अभिप्रेरणा का सिद्धांत शामिल होता है, यानी कि मोटिवेशन आ जाता है इसमें। ठीक है, क्योंकि शिक्षण में देखिए मोटिवेशन जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो है वो शिक्षा के लिए प्रेरित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है उद्देश्यों का निर्धारण। शिक्षा का उद्देश्य जो है ये भी निर्धारण जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि शिक्षा क्यों दी जा रही है, किस लिए दी जा रही है। ठीक है, तो इसलिए भी ये जो है शिक्षा के सिद्धांत का ही हिस्सा है। रुचि का सिद्धांत, बिना रुचि के जो है शिक्षण और शिक्षा जो है प्राप्त नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो रुचि का होना जो है काफ़ी जरूरी है किसी भी शिक्षक के लिए और किसी भी छात्र के लिए। बिना इसके जो है शिक्षण प्रक्रिया जो है सफल नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट है पुनरावृत्ति का सिद्धांत। पुनरावृत्ति का सिद्धांत का मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज को एक बार करने के बाद दोबारा उसे दोहराना। ठीक है, शिक्षण का ये भी नियम होता है। नेक्स्ट है मनोरंजन का सिद्धांत। शिक्षा में मनोरंजन का होना भी काफी जरूरी होता है। बिना मनोरंजन के जो है शिक्षा को सफल नहीं बनाया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ये भी जो है शिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक है, मनोरंजन का सिद्धांत। तो ये अब 5 जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट अब जाते हैं शिक्षण की अवस्थाओं पर। यहां से जो है एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है
ठीक है, तो ये अवस्थाएं जो है आपको इसमें याद रखनी है अच्छे से। ओके, तो 3 अवस्थाएं होती हैं शिक्षण की। पहला है पूर्व तत्परता अवस्था, दूसरी है अंत प्रक्रिया अवस्था और तीसरी है तत्परता की अवस्था। अब पूर्व तत्परता अवस्था जिसे प्री एक्टिव फेज भी कहते हैं, इसमें होता क्या है? इसमें होता यह है कि जो अध्यापक होता है वो सबसे पहले जब भी उस पढ़ाने जा रहा है उससे पहले जो तैयारी करता है, जो जो वो कार्य करता है, वो सारा का सारे कार्य जो है वो आता है पूर्व तत्परता अवस्था के अंतर्गत। जैसे कि मान लो कि एक शिक्षक है, ठीक है। अब एक शिक्षक जो होगा वो सबसे पहले अगर पढ़ाने जा रहा है तो सबसे पहले उद्देश्य तय करेगा कि भाई उसे क्या पढ़ाना है। फिर उसके बाद जो है पाठ्यक्रम भी डिसाइड करेगा कि मुझे कौन सा चैप्टर पढ़ाना है, किस विधि से पढ़ाना है, यानी किस तरीके से पढ़ाना है। ये भी जो है एक अध्यापक सबसे पहले तय करता है क्लास में जाने से पहले। तो ये सब जो कार्य होते हैं ये पूर्व तत्परता वाली अवस्था में होते हैं, ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट है अंत प्रक्रिया अवस्था। अब अंत प्रक्रिया अवस्था जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं इंटरएक्टिव फेस। इस अवस्था में होता यह है कि जो अध्यापक होता है वो छात्रों से इंटरेक्ट करता है, ठीक है। यानी कि इसमें जो अध्यापक है जब कक्षा में जाता है तो वो जो जो कार्य करता है वो सारे के सारे अंत प्रक्रिया अवस्था में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे कि जब छात्रों को पढ़ाया जाता है, ठीक है, अगर उनको कोई समस्या आ रही है विद्यार्थियों को पढ़ने में तो उनकी समस्याओं का निदान भी किया जाता है, ठीक है। ये अंत प्रक्रिया अवस्था में होता है, ठीक है। इंटर एक्टिव फेस में ये किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनता है। और नेक्स्ट है तत्परता की अवस्था। तत्परता की अवस्था वह अवस्था होती है जिसके अंतर्गत होता ये है कि जो अध्यापक होता है वो जब कक्षा से बाहर जाता है तब इस अवस्था की बारी आ जाती है, ठीक है ना, जब वो कक्षा से बाहर जाता है। इसमें क्या क्या शामिल होता है? इसमें शामिल ये होता है कि जिस उद्देश्य से शिक्षक आया था क्या उसका ये उद्देश्य जो है पूरा हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। दूसरा, मूल्यांकन की विधि जो है अध्यापक इसमें अपनाता है कि जो उसने पढ़ाया क्या वो बच्चों को अच्छे से समझ आया या नहीं आया, इसको जांचने के लिए वो मूल्यांकन करता है, ठीक है। इसमें आप टेस्ट वगैरह का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ शिक्षण से छात्रों में क्या, छात्रों के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया, ये सब भी जो है ये तत्परता की अवस्था होती है। इन शॉर्ट आपको मैं समझा देता हूं। पूर्व तत्परता की अवस्था वो है कि टीचर जो है क्लास में जाने से पहले जो तैयारी करता है, ठीक है, उसे पूर्व तत्परता की अवस्था कहते हैं। और उसके बाद अंत प्रक्रिया अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें अध्यापक जो है कक्षा में जाता है और जो है छात्रों को पढ़ाता है। और तत्परता की अवस्था वो अवस्था होती है जिसमें जब छात्र को जब शिक्षक अच्छे से पढ़ा लेता है तो उसका रिजल्ट क्या निकला है वो इसमें हम ऐड करते हैं, ठीक है, तत्परता की अवस्था में। तो 3 अवस्थाएं याद रखनी है। टीचर पहले जो तैयारी कर रहा है उसे पूर्व तत्परता, जब पढ़ा रहा है तो अंत प्रक्रिया, और जब रिजल्ट आएगा उसका, या कहे कि उसका जो टेस्ट वगैरह वो लेता है तो वो आता है तत्परता की अवस्था में, यानी पोस्ट एक्टिव फेज का हिस्सा है ये। ओके, अब पढ़ते हैं अभिप्रेरणा की शक्ति जिसे हम मोटिवेशन पावर कहते हैं। तो ये चीज आप याद रखें, देखिए शिक्षण में जो है अभिप्रेरणा की जो है काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी कि मोटिवेशन की जो है काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब मोटिवेशन जो होता है ये 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है बाह्य अभिप्रेरणा, एक होता है आंतरिक अभिप्रेरणा, ठीक है। तो बाहरी अभिप्रेरणा की जब हम बात करते हैं तो इसमें वो मोटिवेशन आ जाता है जो हम बाहरी चीजों को देखकर जो है प्राप्त करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने कोई वीडियो देखा, अब वीडियो को देखकर आपके अंदर जो है कुछ समय के लिए जो है पढ़ाई का इंटरेस्ट जग गया, ठीक है। तो इस तरह का मोटिवेशन जो होगा वो बाहरी अभिप्रेरणा के अंतर्गत आएगा। अब ये मोटिवेशन जो है वो कुछ ही देर तक रहेगा, उसके बाद ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का मोटिवेशन जो होता है ये अल्पकालीन होता है, या कहें कि अल्प अवधि के लिए होता है, थोड़े समय के लिए रहता है, ठीक है। बाहरी अभिप्रेरणा जिसे हम कहते हैं। एक होता है आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा यानी कि इंग्लिश में जिसे हम कहेंगे इंटरनल मोटिवेशन। अब इंटरनल मोटिवेशन जो होता है ये जो है ये अधिक प्रभावी माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये अंदर से एक प्रकार की कह सकते हैं कि जागरूकता होती है और अंदर का एक प्रकार की भावना होती है जो जागृत होती है। अब कई ऐसे छात्र होते हैं जो किसी वीडियो वगैरह को नहीं देखते लेकिन फिर भी वो मोटिवेट रहते हैं। तो ऐसे लोग जो अपने अंदर ही एक प्रकार का मोटिवेशन बना लेते हैं,
ठीक है। तो इस प्रकार का मोटिवेशन कहलाएगा आंतरिक अभिप्रेरणा या आंतरिक मोटिवेशन या इंटरनल मोटिवेशन। तो इनमें से सबसे उच्च कौन सा होता है, तो याद रखें आंतरिक अभिप्रेरणा वाला होता है। बाहरी अभिप्रेरणा जो है यानी कि जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है ये कुछ समय के लिए होता है, जबकि आंतरिक जो होता है ये लंबे समय के लिए होता है। इसलिए आंतरिक अभिप्रेरणा जो है वो अधिक प्रभावी मानी जाती है बाहरी अभिप्रेरणा की तुलना में। ठीक है, यहाँ बाहरी अभिप्रेरणा का मतलब मेरा ये है कि मोटिवेशनल इंटरनल मोटिवेशनल और उसके बाद बाहरी अभिप्रेरणा का मतलब ये है एक्सटर्नल मोटिवेशन और आंतरिक अभिप्रेरणा का मतलब ये है इंटरनल मोटिवेशन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं जो है हमारे शिक्षण कार्य में मार्गदर्शन का कार्य भी करते हैं। ठीक है, ज्ञान अर्जन में भी काफी सहायक होते हैं और हमारे व्यवहार में भी एक प्रकार का परिवर्तन लाते हैं। ठीक है, तो अभिप्रेरणा की जो भूमिका है ये शिक्षण में काफी महत्वपूर्ण होती है। तो इस तरीके से हमने आज पढ़ा क्या क्या, शिक्षण के सिद्धांत हमने पढ़े। ठीक है, फिर उसके बाद हमने शिक्षण की अवस्थाएं पढ़ी और फिर हमने पढ़ा अभिप्रेरणा की शक्ति। ठीक है, तो ये चीज जो है ये भी आपको जो है इसमें याद रखनी है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि जब जब हम ऐसी वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जब आप सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि जब जब हम वीडियो डालें तब तब आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो कई लोगों ने कमेंट किया था, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। कल वाली अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप उसे जरूर देख लें। और पहले की जो हमने वीडियोस अपनी डाल रखी है, जिसकी हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है यूजीसी नेट पेपर 1 के नाम से, वहां पर आप जाकर के जो है पूरा का पूरा प्रैक्टिस लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको टीचिंग एप्टीट्यूड जो है अच्छे से आता है तो आप वहां जाकर के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर की वीडियोस बना रखे हैं, सारे के सारे जितने क्वेश्चंस करवाए हैं वो पहले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप ये पता कर सकते हैं आपको। इवैल्यूएशन सिस्टम क्या होता है, मूल्यांकन प्रणाली। अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो शाब्दिक अर्थ इसका ये होता है कि निर्णय प्रदान करना। ठीक है, निर्णय प्रदान करना। और इसे हम अमूमन जो है परंपरागत जांच या फिर परीक्षा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो अध्यापक होता है वो किसी भी पाठ को अगर कक्षा में पढ़ाता है तो वो कैसे पता करे कि वो पाठ जो है जो अध्यापक ने पढ़ाया है वो छात्र ने उसे सीखा या नहीं सीखा। ठीक है, तो उसके लिए वो क्या करता है, परीक्षाएं लेता है, उनसे सवाल पूछता है। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है जो अध्यापक अभी कर रहा है सवाल पूछकर, यही कहलाता है मूल्यांकन। इंग्लिश में इसे कहते हैं इवैल्यूएशन। ठीक है, अब मूल्यांकन को जो है 2 वर्गों में हम वर्गीकृत करके देख सकते हैं। एक है परंपरागत मूल्यांकन और एक है आधुनिक मूल्यांकन। ये प्रकार नहीं है। ठीक है, प्रकार मैं भी आगे आपको बताऊंगा। मूल्यांकन 2 रूप में हो सकता है, एक परंपरागत और एक आधुनिक। तो जो परंपरागत मूल्यांकन होता है यानी कि वो मूल्यांकन जो पहले किया जाता था, बहुत पहले। ठीक है, ऋषि मुनि वगैरह इस प्रकार के जो है मूल्यांकन का इस्तेमाल किया करते थे। इसमें होता यह है कि सिर्फ और सिर्फ जो है जो छात्र होता है उसकी शैक्षिक पक्ष को देखा जाता है। इसका मतलब यह है कि बच्चे ने किताबी ज्ञान कितना लिया है, बस ये जांच किया जाएगा। ठीक है, ये परंपरागत मूल्यांकन कहलाता है। और इसके जनक कौन है, तो इसके जनक हैं J.S. राइट। ठीक है, J.S. राइट्स ने जो है इस पे विस्तार से चर्चा की है। जबकि आधुनिक मूल्यांकन की अगर हम बात करें, जिसे इंग्लिश में हम कहेंगे मॉडर्न इवैल्यूएशन, तो इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि जो छात्र होते हैं उनके शैक्षिक पक्ष को तो जांचा ही जाता है, साथ ही साथ उनके और भी पक्ष को जो है इसमें शामिल किया जाता है। जैसे कि खेलने में कैसा है वो छात्र, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो होती हैं उसमें किस तरह की भूमिका वो निभा रहा है। तो ये सब बातें इसमें जो है शामिल की जाती हैं। यानी कि छात्र का पूरी तरह से, ठीक है ना, पूरी तरह से मूल्यांकन इसमें किया जाता है, सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, आधुनिक मूल्यांकन के अंतर्गत। तो इस समय जो है इसी प्रकार का मूल्यांकन स्कूलों में, कॉलेजों में किया जाता है, जबकि परंपरागत मूल्यांकन जो है बहुत कम देखने को मिलता है। और आधुनिक मूल्यांकन के जनक कौन है, तो याद रखना आपको B.S. ब्लूम। ठीक है, B.S. ब्लूम जो है वो आधुनिक मूल्यांकन के जनक कहलाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मूल्यांकन की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो मूल्यांकन की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो हालांकि काफी सारी विशेषताएं हैं, लेकिन जो मेन है वो मैंने ली है यहाँ पर। जैसे कि पहली है विश्वसनीयता।
इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं क्रेडिबिलिटी। तो मूल्यांकन करते समय जो है विश्वसनीयता का होना जो है वो काफ़ी जरूरी माना जाता है। ठीक है, अगर अध्यापक जो है वो किसी भी परीक्षा पत्र को अगर जांच रहा है, ठीक है, तो वो उसमें किसी भी प्रकार से जो है कह सकते हैं एक प्रकार की ढील नहीं देगा। ठीक है, वो ईमानदारी और उस तरीके से अपनी ईमानदारी से जो है उस पेपर का वो जांचेगा या फिर कहेंगे कि इवेलुएट करेगा। तो उसमें विश्वसनीयता होना जरूरी है। नेक्स्ट है वैधता भी होना जरूरी होता है मूल्यांकन में। ठीक है, वैधता क्या होता है? वैधता का मतलब होता है कि एक निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर ही जो है जो अध्यापक होगा वो परीक्षा या कहें कि मूल्यांकन करेगा। ये नहीं कि भाई पढ़ाया कुछ और एग्जाम में पूछ कुछ और लिया, नहीं। ठीक है, वैधता का होना जरूरी है। नेक्स्ट है विभेदीकरण। विभेदीकरण का होना भी जरूरी होता है मूल्यांकन के लिए। जैसे कि एक अध्यापक है और वो जो है छात्रों को पढ़ा रहा है। अब जब उसने परीक्षा ली तो परीक्षा में सारे के सारे जो है कठिन जो सवाल होते हैं वो सारे के सारे उसमें डाल दिए। तो इससे होगा ये कि जो कमजोर छात्र होंगे, ठीक है, वो उस परीक्षा को सही से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो अध्यापक होगा उसे जो है विभेदीकरण करना चाहिए, यानी कि परीक्षा पत्र जो है, प्रश्न पत्र जो है, उसमें कठिन प्रश्नों को भी शामिल करना चाहिए और जो है कठिन, सरल और माध्यम प्रश्न को भी शामिल करना चाहिए, ताकि कमजोर जो बच्चा है वो भी कर सके कुछ ना कुछ और जो तेज बच्चे हैं वो भी कुछ ना कुछ कर सकें। ठीक है, तो इसलिए जो है विभेदीकरण जरूर होना चाहिए मूल्यांकन में। ओके, नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता का मतलब ये होता है कि वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न होने चाहिए। ठीक है, जब भी मूल्यांकन अगर किया जा रहा है अध्यापक के द्वारा तो। नेक्स्ट है समग्रता। समग्रता का मतलब ये होता है कि जितना भी मूल्यांकन किया जा रहा है वो एक तरीके से पाठ्यक्रम का ही होना चाहिए। ठीक है, बाहर से कुछ नहीं होना चाहिए। मानक का मतलब ये हो गया कि जो मूल्यांकन किया जा रहा है उसका एक कहते नहीं कि फिक्स क्राइटेरिया तय कर देना चाहिए कि भाई इतने अंक जो हैं लाने होंगे। ठीक है, मानक तय करना भी काफी जरूरी होता है मूल्यांकन के लिए कि भाई इतने नंबर लाओगे तो आप जो है अच्छे बच्चे कहलाओगे और इससे कम लाओगे तो आप कमजोर तबके के बच्चे कहलाओगे और इससे ज्यादा ले आते हो तो आप जो है इंटेलिजेंट कहलाओगे। तो मानक का तय होना भी काफी जरूरी है मूल्यांकन में। और उद्देश्य निष्ठता का मतलब ये होता है कि निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, बिना उद्देश्य के जो है मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। तो शिक्षक के लिए जो है ये काफी जरूरी है कि वो एक किसी निश्चित उद्देश्य के आधार पर ही मूल्यांकन करे। तो हम कह सकते हैं ये सभी की सभी जो विशेषताएं हैं ये मूल्यांकन की विशेषताएं हैं और आपको अच्छे से समझ आई होंगी। अब बात करेंगे मूल्यांकन के प्रकार की। ठीक है, मूल्यांकन के प्रकार की, कौन कौन से प्रकार जो है मूल्यांकन में शामिल हैं, कितने प्रकार का मूल्यांकन होता है। हालांकि कई प्रकार के होते हैं लेकिन मेन जो है वो मैंने ले लिए हैं सारे के सारे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है परिणामात्मक मूल्यांकन। अब परिणामात्मक मूल्यांकन वो मूल्यांकन होता है जिसमें जो है छात्र की परीक्षा ली जाती है। ठीक है, अब वो परीक्षा जो है वो लिखित रूप में भी हो सकती है, वो मौखिक रूप में हो सकती है, वो लिखित रूप में हो सकती है और प्रायोगिक भी हो सकती है। मौखिक का मतलब ये हो गया कि जो अध्यापक है वो उस बच्चे से सुनेगा कि भाई कल हमने जो पढ़ाया था उसे सुनाओ। और लिखित में क्या होता है कि जो अध्यापक होगा वो कुछ सवाल दे देगा और उनको लिखित रूप में बच्चों से लिखवाएगा उसके जवाब। प्रायोगिक में क्या होता है, किसी प्रकार का प्रयोग जो है छात्र से करने को कहा जाएगा। ठीक है, तो ये जो परीक्षाओं वाला जो तरीका है ये परिणामात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब गुणात्मक मूल्यांकन क्या होता है? गुणात्मक मूल्यांकन का मतलब ये होता है जब छात्रों के गुणों का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, तो वो गुणात्मक मूल्यांकन के अंदर आ जाता है। अब भाई किताब का ज्ञान तो छात्र को है ही साथ उस किताब के ज्ञान से हटकर उसके अंदर कौन कौन से ज्ञान है उसको जांचने के लिए जो है वो गुणात्मक मूल्यांकन का सहारा ले सकते हैं। इसमें जांच सूची हो सकती है, कोई कुछ अवलोकन का तरीका हो सकता है, व्यक्ति का अध्ययन हो सकता है। ठीक है, ये सभी तरीके अपनाए जाते हैं गुणात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत। अब रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है, या जिसे निर्माणात्मक मूल्यांकन भी बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम में निर्माणात्मक मूल्यांकन करके भी पूछ लेता है। अच्छा, इसमें आपको कंफ्यूजन ये हो रही है कि इसे इंग्लिश में मैंने नहीं लिखा है, तो इंग्लिश में जो है आप इसे लिख सकते हैं। वैसे मैं मुंह से बता देता हूं कि कौन कौन से ये हैं। तो जैसे कि अगर मैंने परिणामात्मक लिखा है तो इसका है कंसीक्वेंशियल इवेल्युएशन, और गुणात्मक का है क्वालिटेटिव इवेल्युएशन, और रचनात्मक की अगर हम बात करें तो रचनात्मक मूल्यांकन को इंग्लिश में कहते हैं, या निर्माणात्मक मूल्यांकन को फॉर्मेटिव इवेल्युएशन,
ठीक है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो क्या होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन? तो ये मैं आपको बता दूं कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंतर्गत होता यह है कि जब छात्र कोई पाठ पढ़ा रहा है, क्लासरूम में ही देखा होगा आपने कि टीचर बीच बीच में पढ़ाते पढ़ाते अचानक से ही किसी से कोई सवाल पूछ लेता है, ठीक है, और बच्चों को जो है उसका जवाब देना होता है। अगर वो जवाब नहीं दे पाए इसका मतलब ये है कि वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा था। तो इस प्रकार का मूल्यांकन जो है, जिसे रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं और इसे निर्माणात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं, इंग्लिश में फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें सहभागिता होती है टीचर और छात्रों की, दोनों की, जब कक्षा में पढ़ाया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था यूजीसी नेट के एग्जाम में कि अगर एक अध्यापक जो है वो कक्षा में पढ़ाने के साथ साथ जो है कुछ सवाल भी छात्रों से बीच बीच में पूछ रहा है, तो ये किस प्रकार का मूल्यांकन है? तो ये रचनात्मक मूल्यांकन कहलाएगा, ठीक है, जिसे निर्माणात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। संकलनात्मक मूल्यांकन क्या होता है? अब संकलनात्मक मूल्यांकन, इसे इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? इसे इंग्लिश में हम कहते हैं समेटिव इवैल्यूएशन। अब इसमें क्या होता है? इसमें छात्रों को जो है ग्रेड सिस्टम, जिसे हम कहेंगे, जो अंक दिए जाते हैं वो विषय के साथ साथ उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज होती हैं उसके भी जो है अंक उसको दिए जाते हैं, ठीक है। इसे ग्रेडिंग सिस्टम कह सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है छात्रों को ये नहीं बताया जाता है कि आपके कितने में से कितने नंबर आ गए हैं, ठीक है। इसे ग्रेड में तय कर दिया जाता है, A, B, C वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ऐसे मूल्यांकन कहलाता है संकलनात्मक मूल्यांकन। 10th वगैरह के एग्जाम में आपने देखा होगा इसी प्रकार का मूल्यांकन किया जाता है 10th की मार्कशीट में। जबकि अच्छा, एक है मानक संदर्भित मूल्यांकन। क्या होता है मानक संदर्भित मूल्यांकन? इसमें ये होता है कि अगर टीचर कोई परीक्षा ले रहा है तो उसमें वो फिक्स कर देगा कि भाई देखो 100 में से 33% जो नंबर लाएगा वही जो है उसमें पास होगा। तो इस प्रकार का मूल्यांकन जिसमें कि मानक तय कर दिया जाता है उसे मानक संदर्भित मूल्यांकन कहते हैं। इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे? इसे इंग्लिश में कहेंगे स्टैंडर्ड रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। यहां मैं लिख दूं 100 में से 33, इससे आपको याद रहेगा कि हाँ भाई कोई जो है मानक तय कर दिया जाए जब, तो वो कहलाएगा मानक संदर्भित मूल्यांकन। नेक्स्ट है निकष, ठीक है, निकष संदर्भित मूल्यांकन। इंग्लिश में से क्या कहेंगे? तो क्राइटेरिया रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन। अब इसमें क्या होता है? इसमें होता ये है कि भाई जब मूल्यांकन किया जाता है तो कट ऑफ तय कर दी जाती है। आपने देखा होगा कि DU जैसे कॉलेजेस में पहले जो एडमिशन होता था वो कट ऑफ के बेस्ड पे होता था। यानी कि अगर आपके 50% आए हैं, 60% आए हैं, किसी के 70% आए हैं, किसी के 80% आए हैं, तो सभी लोग जो है इसमें अप्लाई करते थे। फिर जो कट ऑफ तय की जाती थी वो किसी आधार पर तय की जाती थी कि भाई जो ज़्यादा अंक लेने वाले बच्चे होंगे उन्हीं को जो है एडमिशन दिया जाता था। तो इसमें होता ये था कि भाई 80% वाले बच्चे एडमिशन लेंगे या फिर 85% वाले बच्चे ही एडमिशन लेंगे, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कट ऑफ वाला, या कहें कि क्राइटेरिया एक प्रकार का तय कर दिया जाता है इस प्रकार के मूल्यांकन में, ठीक है। याद रखने के लिए मैंने यहाँ कट ऑफ लिख दिया है। कॉलेजेस वगैरह में जो एडमिशन होते हैं वो इसी बेस पे होते हैं। सवाल पूछे जाते हैं तो आप याद रखें हमेशा, ठीक है। आपको पूरा चैप्टर वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप क्या करें, पहली बात तो आप शोध वाला अगर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले सारे स्टेप्स याद करें आप, ठीक है। जितने भी स्टेप्स होते हैं रिसर्च के पहले आपको वो पता होने चाहिए। और उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो होता है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। आपसे पूछ लेता है कि इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है अनुसंधान की या कौन सी विशेषता है, तो ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रिसर्च के टाइप्स, यानी कि अनुसंधान कितने प्रकार के होते हैं। इसे आप अच्छे से अगर कर लेते हैं तो हम मान के चलें 5 में से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपके जो है यहीं से आते हैं। आप प्रीवियस ईयर का उठा के देख लें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि ऐसे वीडियोस जब जब हम डालें तब तब आपको मिलते रहे। लाइक जरूर करें ताकि जो है आपके इसी लाइक से जो है हम अगली की वीडियो डिसाइड करते हैं। तो ज्यादा लाइक रहेंगी तो जो है ऐसी वीडियोस आपको आती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुसंधान जिसे हम रिसर्च कहते हैं इंग्लिश में, और रिसर्च जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, री और सर्च। री का मतलब होता है बार बार और सर्च का मतलब होता है खोजना। जब हम किसी भी विषय में या कहें कि किसी भी चीज के बारे में बार बार उसके बारे में खोजने का प्रयास करते हैं, कोई नई चीज ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर हम रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। नई जानकारी खोजने की जब हम कोशिश करते हैं तो अब अनुसंधान को जो है अलग अलग भाषा में
अलग अलग कह रहा हूं मैं, हिंदी में इसे अलग अलग भाषा से जाना जाता है। आप यही देखेंगे, आप मैंने लिखा है शोध अभिवृत्ति। चलो अभिवृत्ति तो ठीक है, शोध क्यों, यहां अनुसंधान लिखना चाहिए था, कुछ लोग कहेंगे। लेकिन मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर वो शोध ही लिख के दें, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश में रिसर्च भी लिख सकता है, यहाँ पर वो खोज भी लिख सकता है। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि शोध को किन किन नामों से जाना जाता है हिंदी में, ठीक है। तो अनुसंधान को हिंदी भाषा में अन्वेषण कहा जाता है, अन्वेषण भी कहा जाता है, ठीक है। अनुशीलन भी कहा जाता है, परिशीलन भी कहा जाता है, मीमांसा भी कहा जाता है, गवेषणा भी कहा जाता है, शोध भी कहा जाता है, खोज भी कहा जाता है, रिसर्च भी कहा जाता है। तो अगर कोई भी इनमें से शब्द आपसे दिख जाए तो समझिए वो शोध है, ठीक है। हो सकता है आपको इस तरह के इस पे सवाल बना करके कंफ्यूज करने की कोशिश की जाए, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब थोड़ी सी परिभाषाएं देख लेते हैं कि जो है किन किन लोगों ने अनुसंधान को किस किस रूप में प्रस्तुत किया है। जैसे पीवी यंग क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि अनुसंधान जो है वो एक ऐसी व्यवस्थित विधि है, एक ऐसी व्यवस्थित विधि है जिसके द्वारा नवीन तथ्यों को खोजने अथवा पुराने तथ्यों की विषय वस्तु, उनकी क्रमबद्धता, अंतर संबंध, कार्य कारण, व्याख्या और उनमें निहित नैसर्गिक नियमों के पुष्टिकरण का कार्य किया जाता है, ठीक है। तो याद रखें। नेक्स्ट है जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर क्या कहते हैं अनुसंधान के बारे में, तो जेम्स ड्रेवर कहते हैं कि किसी क्षेत्र में ज्ञान अथवा सत्यापन हेतु की जाने वाली क्रमबद्ध खोज ही अनुसंधान है, ठीक है। किसी क्षेत्र में ज्ञान अथवा सत्यापन हेतु की जाने वाली क्रमबद्ध खोज ही अनुसंधान है। अब बात करते हैं अनुसंधान की विशेषताओं की, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करना, ठीक है। ओके, और ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आप जो है हमारी पहले की वीडियोस को देख पाएंगे। ओके, अनुसंधान की विशेषताएं यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। तो पहला अगर मैं बात करूं वस्तुनिष्ठता से, मैं अगर शुरू करूं, जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी, तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई व्यक्ति है या कोई रिसर्चर है वो रिसर्च कर रहा है तो वो बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी भेदभाव के अपने शोध को संपन्न करेगा, ठीक है। इसकी पहली विशेषता ये होती है, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए भाई अनुसंधान में, ठीक है। पूर्वाग्रह का मतलब ये होता है कि पुरानी आपकी कुछ सोच हो उसको आप उसमें ना डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है विश्वसनीयता होनी चाहिए आपके शोध में, ठीक है, ये दूसरी विशेषता है। विश्वसनीयता जैसे इंग्लिश में रिलायबिलिटी कहते हैं। अब ये रिलायबिलिटी का मतलब यहां पर क्या होता है, ठीक है। तो रिलायबिलिटी का मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो कि कोई एक शोधकर्ता है, ठीक है, शोधकर्ता है। अब उसने क्या किया कि शोध के दौरान कुछ आंकड़े उसने इकट्ठे किए और कुछ आंकड़े में से मान लो 100 आंकड़े उसने इकट्ठे करने थे, उसने 20 आंकड़े इकट्ठे किए और 80 आंकड़े जो है अपने आप ही ऐड कर दिए उसमें झूठ मूठ के, ठीक है। तो इस प्रकार का जो अनुसंधान होगा वो विश्वसनीय नहीं माना जाएगा, क्यों, क्योंकि उसमें आपने एक तरीके से कहेंगे फ्रॉड किया है। आपको आंकड़े इकट्ठे करने थे 100 लोगों के और आपने 20 लोगों के इकट्ठे किए और 80 लोगों के आंकड़े इसमें गलत भर दिए, तो इसका मतलब यह है कि आपकी विश्वसनीयता आपकी रिसर्च में नहीं है। तो याद रखें, दूसरी विशेषता होती है विश्वसनीयता, जो कि होनी जरूरी है अनुसंधान में, ठीक है। निश्चयात्मकता भी होनी जरूरी है सभी चरणों में, अनुसंधान का कोई भी चरण में हो, तब चाहे नियोजन हो, संकलन हो, परीक्षण हो, सभी में जो है आपकी निश्चयात्मकता होना जरूरी है। नेक्स्ट है वैधता। वैधता का मतलब क्या हो जाता है, वैधता का मतलब होता है कि हमारी जो रिसर्च है वो किसी भी प्रकार की जो त्रुटि होती है उससे मुक्त होनी चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है शुद्धता। शुद्धता का मतलब क्या होता है, शुद्धता का मतलब यहां पर यह है कि अनुसंधान की प्रक्रिया में किसी प्रकार से अगर हम कहें, अच्छा इसे एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं। हाँ, जैसे कि मान लें आप अनुसंधान कर रहे हैं
तो आप जिस उपकरण का प्रयोग कर रहे हैं वो उपकरण जो होना चाहिए वो अनुसंधान लायक होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जब अनुसंधान आप कर रहे हैं, रिसर्च आप कर रहे हैं, तो जितने भी जो कुछ भी उपकरण आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो जो है रिसर्च के अनुरूप होने चाहिए। नेक्स्ट है सामान्यकरण। सामान्यकरण का मतलब क्या होता है? सामान्यकरण का मतलब ये हो जाता है कि जितने भी आप सैंपल्स वगैरह ले रहे हैं, ठीक है, सैंपल वगैरह ले रहे हैं वो आम होने चाहिए, जो लोगों के समझ में आए। ठीक है, सामान्यकरण होना चाहिए उसका, कठोरता उसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये सारे के सारे मैंने आपको अनुसंधान की विशेषताएं बताई। अच्छा, एक है अनुसंधान चक्रीय होना चाहिए। चक्रीय, चक्रीय का मतलब क्या होता है? सर्कुलर, सर्कुलर होने से रिसर्च का मतलब क्या होता है इसका? इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी रिसर्च हो वो किसी खास समस्या से प्रारंभ हो और उसकी निदान पर खत्म हो। ठीक है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति रिसर्च कर रहा है तो एक प्रॉब्लम से वो शुरू करेगा अपना काम, और किस तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है वहां पर ले जाकर खत्म करेगा वो। तो ये इस तरीके का एक चक्र सा बनेगा वो उसमें। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो अनुसंधान होना चाहिए वो चक्रीय होना चाहिए, यानी कि सर्कुलर होना चाहिए। आप इस तरह की सीरीज को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, ठीक है, तो लाइक जरूर करें ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलते रहे, क्योंकि आपके लाइक पे ही डिपेंड करती है नेक्स्ट अगली वीडियो। तो जरूर लाइक करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करेंगे डेलोर कमीशन। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनेस्को के द्वारा जो है डेलोर कमीशन स्थापित किया गया था 1996 में। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा जो है डेलोर कमीशन स्थापित किया गया था 1996 में, और इसने जो है अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की थी, उस रिपोर्ट का जो लाइन थी, या कहीं की जो रिपोर्ट का नाम था या हेडिंग जो थी वो थी लर्निंग द ट्रेजर विद इन। ठीक है, लर्निंग द ट्रेजर विद इन, ये रिपोर्ट का नाम था। और क्या कहा गया था इस रिपोर्ट में? इस रिपोर्ट में कुछ विशेष जो मूल्य होते हैं उनको विकसित करने की बात की गई थी, जैसे कि सहकारी भावनाओं का विकास किया जाए लोगों में। ठीक है, शांति स्थापित की जाए, शांति का अर्थ समझाया जाए लोगों को, अहिंसा का पाठ पढ़ाया जाए, प्रेम के बारे में चर्चा की गई इसमें, पर्यावरण के प्रति जो है संवेदनशीलता लोगों के अंदर आए, इसके बारे में जो है बात की गई थी। और नेक्स्ट है लोकतांत्रिक भागीदारी। ठीक है, लोकतांत्रिक भागीदारी जो है लोगों के अंदर बढ़े। तो यही जो मूल्य हैं वो विकसित करने की बात जो है इस डेलोर कमीशन के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो आपको क्या क्या याद रखना है? डेलोर कमीशन किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो यूनेस्को के द्वारा। कब स्थापित किया गया? तो 1996 में। रिपोर्ट का क्या नाम था? लर्निंग द ट्रेजर विद इन। ठीक है, और इसके बाद ये ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप लोग इसे जो है याद रख सकते हैं, हो सकता है यहां से भी क्वेश्चन बन जाए। अब बात करेंगे जो है शिक्षा पर जो महान व्यक्तियों ने अपने विचार दिए हैं, कोट्स दिए हैं, उनके बारे में। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए जो है मैंने इस बार इसे इंक्लूड किया है इसमें। तो शिक्षा की अगर हम बात कर रहे हैं तो शिक्षा के बारे में सबकी अपनी अलग अलग राय होती है। ठीक है, अलग अलग विचार होते हैं। तो यहां पर जैसे स्वामी विवेकानंद है, ये क्या कहते हैं शिक्षा के बारे में? ये कहते हैं कि जो शिक्षा है वो मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है। ठीक है, ये किसने कहा? ये स्वामी विवेकानंद ने कहा है। अच्छा, मैं ये जितने भी विचार आपको बता रहा हूं ये आप जरूर इसको जो है स्क्रीनशॉट करके लिख लें, क्योंकि अभी जो शिफ्ट में जितने भी एग्जाम हुए थे पिछली बार, हर एक शिफ्ट में जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आप इसे जो है जरूर नोट डाउन करें। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा है शिक्षा पर? तो रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि शिक्षा जो है वो प्रकृति और सामाजिक संदर्भ से दूर ना हो। ठीक है, शिक्षा प्रकृति और सामाजिक संदर्भ से दूर ना हो। महात्मा गांधी क्या कहते हैं शिक्षा के बारे में? महात्मा गांधी कहते हैं कि मेरे विचार से मानव को मानव बनाना ही अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा है। ठीक है, मानव को मानव बनाना ही अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा है। अच्छा, गांधी की किताबें आपको याद रखनी है। गांधी की किताब कौन सी है? तो हिंद स्वराज।
ठीक है। एक हिंद स्वराज है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये भी इनकी किताब है, ठीक है। ये आपको याद रखनी है, ये पूछी जाती है। ओके, गांधी जी ने और भी, हालांकि मैं बता दूं, गांधी जो थे उन्होंने शिक्षा को हस्तकला से जोड़ने की बात की थी, ठीक है। वो कहते थे कि जो शिक्षा है वो किताबी नहीं होनी चाहिए, कुछ कौशल भी शिक्षा के साथ छात्रों को सिखाए जाने चाहिए जो कि उनके भविष्य में, उनके रोजगार में या कहीं की जीवन यापन करने में जो है सहायता करे। इस प्रकार की शिक्षा की बात जो है महात्मा गांधी ने की थी। आपने नई तालीम की थ्योरी पढ़ी होगी, अगर आप में से किसी ने बीएड वगैरह की है, ठीक है, तो बीएड में ये सब बताया जाता है कि नई तालीम का जो सिद्धांत है वो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था और किस तरह की शिक्षा जो है महात्मा गांधी चाहते थे ये उन्होंने बताया है। तो अच्छा, तो इतना पॉइंट तो आप समझ गए होंगे, किस तरह की शिक्षा की बात गांधी कर रहे हैं, आपको इस लाइन से पता चला होगा। दूसरी लाइन में वो क्या कहते हैं कि शिक्षा मात्र आत्म उन्नति के लिए होनी चाहिए, ठीक है, आत्म उन्नति के लिए शिक्षा होनी चाहिए। यहां पर जो है गांधी शिक्षा का उद्देश्य भी कहीं ना कहीं बता रहे हैं। और अरस्तु की अगर हम बात करें, जो कि राजनीति विज्ञान के जो है पिता कहलाते हैं, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं लेकिन फल जो होते हैं इसके मीठे होते हैं, ठीक है। शिक्षा की जड़ें कड़वी हैं लेकिन फल इसके मीठे हैं, ऐसा किसने कहा है, तो ऐसा कहा है अरस्तु ने। नेक्स्ट है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं, तो नेल्सन मंडेला कहते हैं ज्ञान वह सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे पूरी दुनिया बदल सकती है, ठीक है, जिससे आप पूरी दुनिया जो है वो बदल सकते हैं। इस तरह का विचार दिया था नेल्सन मंडेला ने। दक्षिण अफ्रीका के हैं नेल्सन मंडेला, और इन्होंने जो है रंग भेद के खिलाफ जो है अपना पूरा जीवन लगा दिया था इसको खत्म करने में, ठीक है। चलिए, आप में से कितने लोग हैं जो इनकी किताब को जानते हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेल्सन मंडेला की बुक का नाम जो कि काफी फेमस है, और 11th क्लास में जो है पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है वहां पर इसके बारे में बताया गया है। तो देखते हैं कितने लोग इसका आंसर देते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखनी, ये कहा है नेल्सन मंडेला ने। नेक्स्ट है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं और जाने माने वैज्ञानिक भी हैं। इन्होंने क्या कहा है शिक्षा के बारे में, ये कहते हैं कि हमें शिक्षा प्रणाली को उच्च नैतिक मूल्य से जोड़कर उपयोगी और रोजगार उन्मुख बनाना चाहिए, ठीक है। नैतिक मूल्यों से जोड़कर उपयोगी और रोजगार उन्मुख बनाना चाहिए, यानी ऐसी शिक्षा हो जो नैतिक मूल्यों को तो सिखाए ही सिखाए, साथ ही साथ रोजगार भी दे। इस प्रकार की शिक्षा की बात डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने की थी, जो कि काफी जरूरी भी है, ठीक है। तो इस तरह के सिद्धांत, इस तरह के विचार जो है इनके द्वारा दिए गए हैं। और शिक्षा पे हालांकि इनकी बहुत बड़ी बड़ी थ्योरी हैं, लेकिन जो है आपको इतना याद रखना है, नेट की एग्जाम्स के लिए ये पर्याप्त है, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलते रहे। और पहले की अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड में या फिर जो, ठीक है। तो आज हम इनके टाइप्स डिस्कस करेंगे, सारे के सारे टाइप्स मैं बताऊंगा इसमें, ठीक है, विद एग्जाम्पल के साथ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो है कभी भी डाउट नहीं रहेगा रिसर्च के टाइप को लेकर के, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है, क्योंकि लाइक पे ही बेस्ड होती है आपकी वीडियोस। जितने लाइक्स आप अगर आप करेंगे वीडियोस को, उतनी ही वीडियोस आपको जो है प्रोवाइड की जाएगी। तो लाइक जरूर करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुसंधान के प्रकार। तो अनुसंधान को जो है तर्क के आधार पर, परिणाम के आधार पर, उसकी प्रक्रिया के आधार पर, उसके उद्देश्य के आधार पर जो है अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। तो आपसे क्वेश्चन जो है वो किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। ज्यादातर क्वेश्चन मैं आपको बता दूं अब तक जो पूछे गए हैं नेट के एग्जाम में वो आए हैं मात्रात्मक रिसर्च से, ठीक है। मात्रात्मक अनुसंधान से सबसे ज्यादा बार जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रक्रिया के आधार पर अनुसंधान के प्रकार। तो प्रक्रिया के आधार पर अगर हम बात करें तो अनुसंधान को दो वर्गों में बांटा गया है, मात्रात्मक और गुणात्मक। अब मात्रात्मक जो अनुसंधान होता है ये आदेशात्मक होता है, ठीक है, आदेशात्मक होता है। और इस प्रकार के अनुसंधान में आंकड़ों पर अधिक बल दिया जाता है, ठीक है। आंकड़ों पर अधिक बल दिया जाता है कहने का मतलब ये है कि मान लो कि कोई रिसर्चर है, स्कॉलर है, वो रिसर्च कर रहा है तो वो आंकड़े इकट्ठे करने पे ज्यादा बल देगा, ठीक है। जैसे अगर कोई एरिया उसे दे दिया है तो वहां की वो जनगणना करेगा, ठीक है, कितने लोग वहां पे रहते हैं, कितनी
आय है उन लोगों की। तो जब हम आंकड़े वाले अनुसंधान की बात करते हैं तो वो मात्रात्मक अनुसंधान कहलाता है। ठीक है, इसमें आंकड़े जो है महत्वपूर्ण होते हैं। अब इसमें सर्वेक्षण भी आ जाता है, अभिलेखों का अध्ययन भी आ जाता है, रिपोर्टों की समीक्षा भी आ जाता है और संरचित साक्षात्कार भी आ जाता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर्वेक्षण जो है किस अनुसंधान का हिस्सा हो सकता है, तो मात्रात्मक अनुसंधान का हिस्सा होता है। ठीक है, तो ये चीज जो है आपको इसमें याद रखनी है। ठीक है, ओके। अब गुणात्मक अनुसंधान की अगर हम बात करें, गुणात्मक अनुसंधान की अगर हम बात करें तो गुणात्मक अनुसंधान जो है ये जो बल देता है, देखिए मात्रात्मक अनुसंधान बल देता है आंकड़ों पर कि मान लो अगर कोई घटना है तो वो घटना कब हुई, ठीक है, कब हुई और कहाँ हुई, ऐसे शब्दों की खोज पर बल देता है मात्रात्मक अनुसंधान। जबकि गुणात्मक अनुसंधान जो होता है वो किसी घटना के बारे में क्यों और कैसे जैसे सवालों की जांच पर बल देता है। ठीक है, तो गुणात्मक अनुसंधान में जो है हम क्यों और कैसे का अर्थ ढूंढते हैं। ठीक है, गुणों पर बल दिया जाता है विशेष तौर पर इस प्रकार के अनुसंधान में, और इसमें प्रत्यक्ष अवलोकन किया जाता है। ठीक है, व्यक्तियों का, स्थान का, और उसके बाद इसमें व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है। ठीक है, गुणात्मक अनुसंधान में तो हम कह सकते हैं प्रत्यक्ष अवलोकन और व्यक्तिगत अध्ययन जो है वो गुणात्मक अनुसंधान में आता है। जबकि मात्रात्मक अनुसंधान में क्या आता है, सर्वेक्षण, अभिलेख अध्ययन, रिपोर्ट समीक्षा और संरचित साक्षात्कार। ठीक है, अब बात करते हैं परिणाम के आधार पर अनुसंधान। तो परिणाम के आधार पर अनुसंधान जो है दो वर्गों में बांटा गया है, मौलिक अनुसंधान और व्यवहारिक अनुसंधान। मौलिक अनुसंधान में होता यह है कि जब हम लोग किसी ऐसे विषय के बारे में ज्ञान अर्जित करने पर बल देते हैं जिस पे पहले से ही जो है मतलब खोज की जा चुकी है। ठीक है, उसके और बारीकी से जानने के लिए जो है हम जब रिसर्च करते हैं तो उसे हम कहते हैं मौलिक अनुसंधान। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं कि प्लेटो का, जैसे अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो प्लेटो के बारे में जानते होंगे, तो प्लेटो के ऊपर रिसर्च ऑलरेडी की गई है, लेकिन फिर भी जो है उस पर फिर से दोबारा रिसर्च की जाए, यानी कि ज्ञान के अंदर का ज्ञान ढूंढने की जब कोशिश की जाती है तो उसे मौलिक अनुसंधान कहते हैं। ठीक है, इसका मेन मोटिव यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा ज्ञान में वृद्धि करना। ठीक है, और नेक्स्ट है सिद्धांत निर्माण करना, ये भी जो है मौलिक अनुसंधान का हिस्सा होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिद्धांत निर्माण जो है वो किस अनुसंधान का हिस्सा है, जिसमें जो है सिद्धांत या थ्योरी बनाई जाती है, वो है मौलिक अनुसंधान का हिस्सा। व्यवहारिक अनुसंधान क्या होता है, तो व्यवहारिक अनुसंधान जो होता है ये ऐसा अनुसंधान है जो किसी समस्या के समाधान से जुड़ा होता है। ठीक है, जैसे कि कोई हाल की समस्या हो गई और उस समस्या के समाधान के लिए जो है जब हम अनुसंधान या कोई खोज करते हैं तो उसे व्यवहारिक अनुसंधान कहते हैं। ठीक है, इसके माध्यम से हम किसी घटना को समझते हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा समस्या समाधान किस अनुसंधान का हिस्सा है, तो व्यवहारिक अनुसंधान का हिस्सा है। अच्छा, तर्क के आधार पर भी देखें जो है अनुसंधान को दो वर्गों में बांटा गया है, आगमन और निगमन। आगमन में ये होता है कि हम जो है कहीं की विशेष से सामान्य की ओर जाते हैं। ठीक है, इसमें हम किसी भी विषय के बारे में सोच विचार आदि करते हैं। जबकि निगमन ये होता है, निगमन जो होता है इसमें हम सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लें कि जैसे मान ले कि कोई चैप्टर पढ़ाया जा रहा है विज्ञान का, तो थ्योरी आपने बता दी, अब थ्योरी का उसका जब आप प्रैक्टिकल कराते हैं, ठीक है, विशेष ज्ञान की खोज करने पे बल देते हैं, तो हम कहते हैं कि आप निगमन विधि या निगमन अनुसंधान में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सामान्य और विशिष्ट आपको याद रखना है। ओके, अब बात करते हैं उद्देश्य के आधार पर। तो देखिए, उद्देश्य के आधार पर भी जो है अनुसंधान को 5 वर्गों में बांटा गया है, वर्णनात्मक, सहसंबंधात्मक, व्याख्यात्मक, समावेशी अनुसंधान और प्रयोगात्मक अनुसंधान। तो वर्णनात्मक अनुसंधान जो है वो 3 टाइप के होते हैं, एक घटना उत्तर, ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक। घटना उत्तर अनुसंधान वह अनुसंधान होता है जो किसी घटना के बाद जिसके बारे में जाना जाता है, तो उसे हम कहते हैं घटना उत्तर अनुसंधान। ऐतिहासिक अनुसंधान वो होता है जिसमें हम किसी भी घटना को इतिहास से जोड़ करके समझते हैं। ठीक है, इतिहास से जोड़ करके हम जब किसी घटना को समझते हैं तो वो ऐतिहासिक अनुसंधान कहलाता है। और विश्लेषणात्मक अनुसंधान जो है वो एक प्रकार का ऐसा अनुसंधान होता है जिसमें हम
तथ्य आदि का जो है इस्तेमाल करके उसका फिर जो है मूल्यांकन वगैरह करते हैं, तो वो विश्लेषणात्मक अनुसंधान कहलाता है। अब सहसंबंधात्मक अनुसंधान क्या है? तो सहसंबंधात्मक अनुसंधान में होता ये है कि इसमें दो पहलुओं के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। आपने देखा होगा कि अगर कोई भी ऐसे विषय होते हैं, कोई भी ऐसा घटना होती है जिसके दो पहलू होते हैं, तो जब उन दो पहलुओं के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है तो वो सहसंबंधात्मक अनुसंधान कहलाता है। ठीक है, सहसंबंधात्मक अनुसंधान। और व्याख्यात्मक अनुसंधान, व्याख्यात्मक अनुसंधान जो है, ये जो अनुसंधान है ये किसी घटना या समस्या के बारे में कैसे और क्यों का अर्थ ढूंढता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई घटना है, अब वो कैसे हुई और क्यों हुई, जब इस बारे में हम खोजते हैं तो वो कहलाता है व्याख्यात्मक अनुसंधान। ठीक है, कैसे और क्यों पर बल देता है ये। ठीक है, जैसे कि मैंने गुणात्मक अनुसंधान में भी आपको बताया था ये। ठीक है, ओके। और समावेशी अनुसंधान, समावेशी अनुसंधान होता ये है, तो एक चीज आप याद रखें, समावेशी अनुसंधान को जो है लघु अनुसंधान का लघु रूप कहते हैं, या कहीं कि छोटा रिसर्च भी कहते हैं हम इसे। ठीक है, ये याद रखना है आपको, समावेशी अनुसंधान को लघु रिसर्च भी कहते हैं। तो इस अनुसंधान में होता यह है कि छोटे विषयों पर बल दिया जाता है, जैसे अनुसंधान का उद्देश्य क्या है, पृष्ठभूमि क्या है, तथ्य कौन कौन से हैं, समस्याओं को जो है इसमें परिभाषित किया जाता है। तो ये सब चीजें जो हैं समावेशी अनुसंधान के अंतर्गत आती हैं। प्रयोगात्मक अनुसंधान, प्रयोगात्मक अनुसंधान के अंतर्गत होता ये है कारणों और उसके प्रभाव के बीच जो है संबंध का जो है अध्ययन किया जाता है इसमें, तो वो कहलाता है प्रयोगात्मक अनुसंधान। ठीक है, कारक और प्रभाव का, जैसे अभी कोरोना था। ठीक है, कोरोना वायरस जिस तरीके से फैला था तो उसके क्या कारण थे और क्या प्रभाव थे, जब हम इसके बारे में जांचने लगते हैं, परखने लगते हैं, खोजने लगते हैं इसके बारे में जानकारियां, तो हम कहते हैं कि हम प्रयोगात्मक अनुसंधान कर रहे हैं। और पहले की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर क्लिक करके आप हमारी पहले की भी सभी वीडियोस को देख पाएंगे। शुरू करते हैं। गुणात्मक अनुसंधान, जिसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। तो जो गुणात्मक अनुसंधान होता है वो व्यक्तिगत अनुभवों एवं विश्लेषणों पर आधारित होता है। ठीक है, व्यक्तिगत अनुभवों व विश्लेषण पर आधारित होता है। किसी भी विषय, अगर आपको रिसर्च के लिए जो विषय दिया गया है, जो टॉपिक दिया गया है, वो उसमें अगर आप गुणात्मक अनुसंधान करना चाहते हैं तो आप उसके लिए आपको जो है एक्सपीरियंस लेना होगा किसी चीज का। ठीक है ना, उस चीज का जिससे संबंधित है आपका विषय। ठीक है, तो अनुभव उसके लिए होना जरूरी है, क्योंकि व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर ही जो है गुणात्मक अनुसंधान किया जाता है। दूसरा ये कि निष्कर्ष में जो है इसमें भाव एवं पक्ष को स्थान दिया जाता है। ठीक है, भाव एवं पक्ष को स्थान दिया जाता है का मतलब ये है कि आप इस तरह की रिसर्च अगर कर रहे हैं तो निष्कर्ष में जो है आप अपने बातों को जो है रख सकते हैं, अपने पक्ष को रख सकते हैं। ठीक है, गुणात्मक अनुसंधान में। और नेक्स्ट जो है पॉइंट कि गुणात्मक अनुसंधान जो है वो आगमनात्मक पद्धति पर जो है आधारित होता है। ठीक है, आगमनात्मक पद्धति पर आधारित होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा अनुसंधान है जो आगमनात्मक पद्धति पर आधारित होता है, तो वो है गुणात्मक अनुसंधान। ठीक है, अब गुणात्मक अनुसंधान की एक और खास बात जो है वो ये है कि इसमें गहन अध्ययन किया जाता है। ठीक है, साक्षात्कार किया जाता है। ठीक है, और दस्तावेजों की समीक्षा आदि की जाती है इसमें। ठीक है, दस्तावेजों की समीक्षा आदि की जाती है। तो ये तीन स्रोत आप कह सकते हैं गुणात्मक अनुसंधान के होते हैं, जबकि मात्रात्मक अनुसंधान के जो स्रोत हैं वो काफी भिन्न हैं। नेक्स्ट, इसमें आंकड़ों को शब्द या चित्र के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, शब्दों या चित्र के रूप में जो है प्रस्तुत किया जाता है। इसमें कोई गणित या कोई डेटा वगैरह नहीं होता इस प्रकार के अनुसंधान में। ठीक है, अगर किसी को दिखाना है हमें कि भाई कौन प्रोग्रेस कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, तो आप क्या इस अनुसंधान में होता ये है कि एक मैप सा बना दिया जाएगा, एक को ऊपर कर दिया जाएगा, एक को नीचे कर दिया जाएगा। ये अभिव्यक्त कर देगा कि हाँ भाई ये जो है स्तर, ये इसका ऊंचा स्तर है, इसका नीचा स्तर है। ठीक है, तो चित्र और शब्दों के माध्यम से ही गुणात्मक अनुसंधान को जो है प्रस्तुत किया जाता है। इसमें छोटे आकार के नमूनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, छोटे आकार के नमूने लिए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर इसमें कोई सैंपल लिया जा रहा है तो उसका जो आकार होगा वो छोटा होगा।
ठीक है, बड़े स्तर पर जो है नमूने इसमें नहीं लिए जाते हैं। नेक्स्ट है, इस अनुसंधान में जो है वास्तविक स्थानागत परिस्थितियों की प्रदत्त या कहें कि आंकड़ों के प्रत्यक्ष स्रोत होते हैं। ठीक है, वास्तविक स्थानागत परिस्थिति के जो है प्रत्यक्ष स्रोत जो है इसका होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, वास्तविकता पर जो है इसमें अधिक बल दिया जाता है। तो अगर हम ऑथेंटिसिटी की बात करें कि कौन सा जो है अच्छा रिसर्च माना जाएगा, तो आप इस वीडियो में खुद बताइएगा। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि कौन सा रिसर्च जो है वो वर्तमान समय में ज्यादा वैध है। ठीक है ना, सही है। नेक्स्ट, अगर मात्रात्मक अनुसंधान की बात करें तो मात्रात्मक अनुसंधान में होता यह है कि इसमें आंकड़ों पर बल दिया जाता है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस, कोई अनुभव कुछ नहीं किया जाता। इसमें बस जो गणित कह रहे हैं, जो आंकड़े कह रहे हैं, उसी आधार पर अनुसंधान किया जाता है। ठीक है, मात्रात्मक अनुसंधान की पहली विशेषता तो यही है। दूसरी ये है कि यह अनुसंधान किसी भी प्रकार से पक्षपात या भाव रहित होता है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का पक्षपात, अपने भावों को अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, आप जिस भी टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो है आप किसी प्रकार का पक्ष नहीं रख सकते हैं, अपने पक्ष वगैरह नहीं रख सकते हैं। नेक्स्ट है, मात्रात्मक अनुसंधान जो है निगमनात्मक पद्धति पर आधारित होता है। निगमनात्मक पद्धति पर आधारित होता है, जबकि ये मैंने आपको बताया था ये आगमनात्मक पद्धति पर आधारित होता है। अब इसमें होता ये है मात्रात्मक अनुसंधान में कि संरचित साक्षात्कार, अवलोकन और रिपोर्ट पर आधारित होता है ये मात्रात्मक अनुसंधान। ठीक है, इसमें क्योंकि डेटा से लेना देना यहां पर होता है, तो इसलिए रिपोर्ट्स वगैरह जो है इस अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती है। ठीक है, और इसमें आंकड़ों को संख्या के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था शब्दों और चित्रों के रूप में व्यक्त किया जाता है, इसमें आंकड़ों के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने आपको ये चित्र बता दिया था, इसमें क्या होगा, यहाँ लिख दिया जाएगा ये 25 है और ये 10 है, तो ये बड़ा है और ये छोटा है। तो इसमें जो होंगे इस तरीके से इसको प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मात्रात्मक अनुसंधान ने कौन सा ऐसा अनुसंधान है जिसमें आंकड़ों को अधिक महत्व दिया जाता है, तो वो मात्रात्मक अनुसंधान होगा। ठीक है, और इसमें ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती है। का मतलब ये है, जैसे कि इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें छोटे आकार के नमूने या कहें कि छोटे स्तर पर जो है सैंपल लिए जाते हैं, छोटे सैंपल्स लिए जाते हैं, लेकिन मात्रात्मक अनुसंधान में कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं होती है। ठीक है, आप अपने इच्छा अनुसार जो है किसी भी प्रकार का जो सैंपल है वो ले सकते हैं, नमूना ले सकते हैं। ठीक है, जबकि इसमें ऐसा नहीं। नेक्स्ट है, इस अनुसंधान में वास्तविक स्थानागत परिस्थितियों, ठीक है, वास्तविक स्थानागत परिस्थितियों की तुलना में आंकड़ों को ही ज्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको बताया था कि भाई वास्तविक जो परिस्थितियां हैं उसी को अनुभव कर लो, तो वही जो है, या कहें कि इसको प्रत्यक्ष तौर पर महसूस करें, तो वो आंकड़े काफी जो है खास माने जाते थे गुणात्मक अनुसंधान में। लेकिन इस प्रकार के अनुसंधान में जो है ऐसा नहीं है। इसमें जो है वास्तविक स्थानागत परिस्थितियों की तुलना में आंकड़े को ज्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है, आंकड़े कितने महत्वपूर्ण हैं ये देखा जाता है इसमें। तो इस तरह से ये दोनों के दोनों अनुसंधान थे, और दोनों जितना आप लाइक करते हैं उसी से प्रोत्साहन मिलता है इस तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। ठीक है, तो परिकल्पना, जिसे इंग्लिश में हम हाइपोथेसिस कहते हैं, तो परिकल्पना शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, परि जमा कल्पना। ठीक है, परिकल्पना। तो परि का यहाँ पर क्या मतलब होता है, परि का मतलब होता है चारों ओर, और कल्पना का मतलब होता है चिंतन करना। ठीक है, कल्पना का मतलब होता है चिंतन करना। तो जब हम लोग किसी भी विषय के बारे में उसकी बारीकी से चिंतन करते हैं तो हम कहते हैं कि हम उसकी परिकल्पना कर रहे हैं। ठीक है, किसी बारे में, किसी चीज के बारे में सोचना या उसके बारे में मनन करना। ठीक है, परिभाषा की अगर हम बात करें तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि परिकल्पना जो है वो अनुसंधान समस्या से संबंधित समस्त संभावित समाधानों पर विचार करना। ठीक है, जो संभावित समाधान हो सकते हैं किसी समस्या के लिए, उस पर विचार करना ही परिकल्पना कहलाता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं परिकल्पना।
इस प्रकार समस्या चयन के पश्चात जो है परिकल्पना अनुसंधान का दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है। दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है का मतलब ये है कि जब अनुसंधान किया जाता है तो पहला तो ये होता है कि भाई समस्या को चुना जाता है, और दूसरा जो महत्वपूर्ण कहें कि स्तंभ है जो रिसर्च का, वो परिकल्पना ही है। ठीक है, हाइपोथेसिस है। तो दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है, ये भी आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं परिकल्पना की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो परिकल्पना की पहली विशेषता ये है कि ये निगमनात्मक चिंतन पर आधारित होती है। ठीक है, निगमनात्मक चिंतन का मतलब ये हो गया कि इसमें जो है सामान्य से विशेष की तरफ बढ़ा जाता है। ठीक है, और शाब्दिक स्पष्टता होती है जो है परिकल्पना में, और ये होना भी जरूरी है किसी भी परिकल्पना को सिद्ध करने के लिए। नेक्स्ट है, इसमें जो है नियम व तथ्य नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये नियम और तथ्यों से मुक्त होती है। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि अगर कोई समस्या है, आप उसका समाधान ढूंढिए, तो क्या आप उसमें नियम और कानून लगाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो परिकल्पना होती है उसमें कोई नियम व तथ्य नहीं होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है, ये प्राकृतिक नियमों के अनुरूप होती है। ठीक है, इसमें कोई जो है किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, एकदम स्वतंत्र होता है ये परिकल्पना, और ये मितव्ययी है एक तरह से। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि परिकल्पना की ये सभी की सभी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आ जाते हैं परिकल्पना के प्रकार पर। ठीक है, यहां से क्वेश्चंस काफी कंफ्यूजन भरे होते हैं, तो इसको अगर आप अच्छे समझ लेंगे तो आप जो है किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप उसमें गलती नहीं करेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जरूर कर लें, ताकि ऐसी वीडियोस जब हम डालें तब आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और पहले की अगर आप वीडियोस को देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पे क्लिक करके आप हमारी पहले की जो है MCQ वगैरह की वीडियोस को देख पाएंगे। ठीक है, जहाँ पे मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवा रखे हैं, कुछ टॉपिक्स को भी जो है मैंने बाकायदा एक्सप्लेन किया है वहां पर। ठीक है, अच्छा, शोध परिकल्पना, शून्य परिकल्पना और सांख्यिकी परिकल्पना, ये 3 प्रकार होते हैं परिकल्पना के। ठीक है, शोध परिकल्पना, शून्य परिकल्पना और सांख्यिकी परिकल्पना। तो जो शोध परिकल्पना है, इसके अंतर क्या होता है कि करके सीखने वाले सिद्धांत जो है ना, करके सीखने के सिद्धांत पर जो है ये आधारित होता है, इस तरह की परिकल्पना। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूं कि 2 व्यक्ति हैं, राम और श्याम। ठीक है, राम और श्याम, और मुझे इनकी हाइट जो है पता करनी है। ठीक है, तो बिना पता किए अगर हम इस पे अनुमान लगाएंगे तो वो जो है उचित नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें चेक करना पड़ेगा कि भाई कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, तो इस प्रकार की परिकल्पना जो होती है ये शोध परिकल्पना कहलाती है। ये 2 प्रकार की होती है, एक दिशात्मक और एक आदिशात्मक। ठीक है, दिशात्मक और आदिशात्मक। अब मैं आपको समझा देता हूं दिशात्मक क्या है और आदिशात्मक क्या होती है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि राम की हाइट जो है श्याम से छोटी है। ठीक है, राम की हाइट श्याम से छोटी है। ठीक है, तो ये कौन सी हो गई? तो ये कहलाएगी आदिशात्मक परिकल्पना। ठीक है, इसमें मैंने सिर्फ इतना बताया कि राम की हाइट जो है श्याम से छोटी है, लेकिन अगर मैं ये बताता कि राम की हाइट जो है श्याम से 5 गुनी 4 गुनी 3 गुनी या 2 फुट 3 फुट या 4 फुट एकदम करेक्ट डाटा मैं जब देता हूं तो वो कहलाएगा, वो कौन सी परिकल्पना कहलाएगी? वो दिशात्मक में कहलाएगी। ठीक है, इसमें जो है करेक्ट बताया जाता है, इसमें जो है एक तरीके से सिर्फ गेस किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको इसमें इस एग्जाम्पल से याद रखना है। नेक्स्ट है शून्य परिकल्पना। अब शून्य परिकल्पना वह परिकल्पना होती है जिसमें हम चरों के बीच में कोई अंतर नहीं करते हैं। ठीक है, चरों के बीच में जब हम कोई अंतर नहीं होता है तो उस प्रकार की परिकल्पना जो है वो शून्य परिकल्पना कहलाती है। जैसे कि साइंस और आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका जो बुद्धि का स्तर होता है उसमें कोई अंतर नहीं होता है। जितना बुद्धि का स्तर एक विज्ञान के छात्र का होता है उतना ही बुद्धि का स्तर एक आर्ट्स के छात्र का भी होता है। ठीक है, तो हम इस प्रकार की परिकल्पना जो है जिसमें हम किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं कर रहे हैं वो शून्य परिकल्पना कहलाती है, जिसे नल परिकल्पना भी बोलते हैं, NULL।
ठीक है, नल हाइपोथेसिस भी से ही कहा जाता है। जो एनोवा बहुत ही प्रसिद्ध परीक्षण है ये, तो ये जो है वो इसी परिकल्पना पे ही आधारित है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं संख्यायिकी परिकल्पना। तो जो संख्यायिकी परिकल्पना है ये थोड़ी सी जो है इसी से मिलती जुलती है शून्य परिकल्पना से, क्योंकि इसमें होता ये है कि जब शून्य परिकल्पना को संख्यात्मक रूप में अभिव्यक्त किया जाता है तो वह अभिकल्पना जो है संख्यायिकी परिकल्पना कहलाती है। जैसे कि यहाँ मैंने आपको क्या बताया कि विज्ञान के छात्र और आर्ट्स के जो छात्र होते हैं, इन दोनों का जो मानसिक स्तर या कहें कि जो बुद्धि होती है वो एक समान होती है, ठीक है। लेकिन संख्यात्मक परिकल्पना में मैं जब एग्जाम्पल दूंगा तो इसको मैं संख्या के रूप में लिखूंगा, ठीक है, मैं संख्या के रूप में इसे व्यक्त करूंगा। जैसे कि अगर मुझे ये बताना है कि विज्ञान के छात्रों का जो मानसिक स्तर जो होता है या कहीं की जो बुद्धि होती है वो आर्ट्स के स्टूडेंट की तुलना में अधिक होती है, तो मैं इसे इस तरीके से लिखूंगा कि आर्ट्स के स्टूडेंट 0 या 1 लिखूंगा यहाँ पर, और विज्ञान के जो स्टूडेंट हैं उनको 2 या 3 या 4 इस तरीके से लिखूंगा। तो जब मैं संख्या के रूप में अभिव्यक्त कर रहा हूं परिकल्पना को, तो वो कहलाती है संख्यायिकी परिकल्पना, ठीक है, संख्यायिकी परिकल्पना। और एक चीज आप याद रखें कि जो संख्यायिकी परिकल्पना है वो किस पर आधारित होती है, वो शून्य परिकल्पना का ही संख्यात्मक रूप होता है, ठीक है। इसी चीज को मैंने जो है यहाँ पर संख्या के रूप में प्रस्तुत किया है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार जो है आपको याद होने चाहिए, यही एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी पहले की वीडियोस को भी देख सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड पर ऑलरेडी जो है हमने वीडियोस बनाई हैं, और इस तरह की वीडियोस में मैं आपको जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करता हूं जहां से क्वेश्चन जो है ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो कम्युनिकेशन जो टॉपिक है यहाँ से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो जिन जिन क्षेत्रों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी जो क्षेत्र हैं उनको मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो संप्रेषण, जिसे संचार भी कहते हैं, तो अलग अलग विद्वानों ने जो है इसकी अलग अलग परिभाषा दी है, ठीक है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि संप्रेषण या संचार वह है जिसमें विचार, संदेश, दृष्टिकोण, मत आदि का परस्पर मौखिक, लिखित या सांकेतिक आदान प्रदान होता है, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूं मैं, विचार, संदेश, दृष्टिकोण, मत आदि का परस्पर मौखिक, लिखित व सांकेतिक आदान प्रदान ही संचार कहलाता है, ठीक है। अब जो संचार है वो एक रेखीय प्रक्रिया मानी जाती है जिसमें सेंडर, मैसेज और रिसीवर ये 3 होते हैं। सेंडर वह होता है जो कि सूचनाओं को भेजता है, और मैसेज यानी कि वो सूचना जो कि सेंडर के द्वारा भेजी जा रही है, और रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता, ये जो है वह व्यक्ति है जो कि सूचना को प्राप्त कर रहा है। अब कोई भी जो संचार होता है वो सफल तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसके सभी तत्व उसमें शामिल ना हो, ठीक है, जब तक कि सभी तत्व उसके शामिल ना हो संचार की। तो ये सभी वो तत्व हैं जिससे कि कोई भी संचार जो है वो सफल कहलाता है, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी तत्व ना हो तो संचार सफल नहीं हो सकता। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था यूजीसी नेट के एग्जाम में, तो आप जो है इसे अच्छे से समझेंगे। स्रोत का मतलब है कि कोई ऐसा जरिया या कहीं कि ऐसा जरिया जहां से संचार का उद्भव होता है, ठीक है। वो कोई व्यक्ति हो सकता है, वो कोई टेलीविजन हो सकता है, वो कोई रेडियो हो सकता है, तो इसे हम कहते हैं स्रोत, ठीक है, जहां से संचार या सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। संकेतन का मतलब होता है एक प्रकार से प्रयुक्त संकेत, ठीक है, प्रयुक्त संकेत। आपने देखा होगा कि जो है कई बार जो व्हाट्सएप वगैरह चलाते हैं तो उसमें कुछ स्माइली वगैरह दिए होते हैं, तो इस तरह के संकेतन भी जो है काफी जरूरी होते हैं संचार के लिए। संदेश का मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया मैसेज, सूचना, मतलब जो संचार किया जा रहा है तो उसमें मैसेज का होना भी काफी जरूरी है, ठीक है, मैसेज का होना भी काफी जरूरी है। नेक्स्ट है माध्यम। माध्यम का मतलब ये हो गया कि अगर आपने कोई जानकारी है, आपके पास कोई सूचना है, तो आप किसके जरिए उसे भेज रहे हैं वो माध्यम कहलाएगा। आप ईमेल कर रहे हैं तो इंटरनेट माध्यम हो गया, आप फोन कर रहे हैं तो टेलीफोन माध्यम हो गया, ठीक है, आप डाक के थ्रू भेज रहे हैं सूचना को तो वो डाक वाला माध्यम हो गया। तो माध्यम का होना भी जरूरी है। नेक्स्ट है कूटबद्धता,
ठीक है। कूटबद्धता, कूटबद्धता का मतलब ये होगा कि संदेश को अर्थपूर्ण संदेशों में परिवर्तित करना ही जो है कूटबद्धता कहलाता है। तो संचार में इसका होना भी काफी जरूरी है। नेक्स्ट है प्राप्तकर्ता। बिना प्राप्तकर्ता के तो संचार सफल ही नहीं हो सकता, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति ने कोई संचार भेजा है किसी माध्यम से और अगर उसे प्राप्त ही नहीं होता या उसे कोई प्राप्त करने वाला ही नहीं है तो फिर जो है संचार सफल होगा ही नहीं। नेक्स्ट है प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि का मतलब होता है फीडबैक, ठीक है। जब संचार प्राप्त हो जाता है प्राप्तकर्ता को तो उसका जो फीडबैक रहा वो कैसा रहा, अच्छा रहा, बुरा रहा, ये सब जो है ये फीडबैक कहलाता है। अगर संचार असफल रहा तो फिर पुनः ये प्रक्रिया दोहराई जाती है। जो जिसने संचार भेजा है वो पुनः माध्यम का इस्तेमाल करके संचार भेजता है। तो फीडबैक भी कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण होता है संचार के लिए, क्योंकि इसी से पता चलता है कि संचार सफल हुआ या असफल। ओके, नेक्स्ट है संचार की प्रक्रिया, ठीक है। प्रक्रिया, प्रोसेस, यहां से भी जो है क्वेश्चन बनता है कि एक क्रम से प्रक्रिया को लगाइए, ठीक है ना। इसे जो है आपको लाइन से लगाने को दे सकता है। तो प्रेषक सबसे पहले होता है जो कि संदेश भेज रहा है। इनकोडिंग, ठीक है। इनकोडिंग जिसे हिंदी में हम कहते हैं संकेतन, उसे अपने शब्दों में जो है इनकोड करता है, ठीक है। अपने शब्दों में उसे इनकोड करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया वो किसी भी रूप में हो सकता है, वो स्माइली के रूप में हो सकता है, वो किसी जो है हैशटैग स्टार में कोई भी कोड में हो सकता है। नेक्स्ट, फिर वो मैसेज में उसे डालता है, ठीक है। मैसेज में उसे डालता है और फिर उसके बाद वो इस्तेमाल करता है माध्यम का, ठीक है, माध्यम का। अब वो कुछ भी हो सकता है, डाक हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है। फिर उसके बाद होती है कूटानुवाद, यानी कि फिर उस कोड को डिकोड किया जाता है जो कि यहाँ पर इनकोड किया गया था, और फिर उसके बाद वो रिसीव होता है रिसीवर्स को, ठीक है। जब रिसीवर को प्राप्त हो जाता है संचार जो कि सेंडर के द्वारा भेजा गया है, वो सफल रहा या असफल रहा वो पता चलता है हमें फीडबैक से, ठीक है ना, या कहें कि प्रतिपुष्टि से। तो ये प्रक्रिया याद रखिए, सेंडर, इनकोडर, मैसेज, मीडियम, डिकोडर, रिसीवर। हिंदी में प्रेषक, संकेतन, संदेश, माध्यम, कूटानुवाद, प्राप्तकर्ता, ठीक है। नेक्स्ट है संचार के 7 C, ठीक है। कहा जाता है कि संचार की ये विशेषता भी कहलाती हैं, जिन्हें 7 C के रूप में जो है अभिव्यक्त किया गया है। पहला है विश्वसनीयता यानी क्रेडिबिलिटी, दूसरा है संदर्भ यानी कि कॉन्टेक्स्ट, तीसरा है स्पष्टता यानी क्लियरिटी, नेक्स्ट है निरंतरता कंटिन्यूटी, नेक्स्ट है माध्यम यानी कि चैनल, संक्षिप्तता यानी कंसाइजनेस, और फिर है क्षमता या श्रोता की क्षमता यानी कैपेबिलिटी ऑफ कैपेबिलिटी, ठीक है। तो ये 7 के 7 जो है विशेषताएं कहलाएंगी किसकी, संचार की, और ये सारी की सारी जो है 7 C के रूप में दिखाई गई है, ठीक है। संचार में ये सब होना जरूरी है, विश्वसनीयता हो, किसी न किसी संदर्भ से जुड़ा हो संचार, उसमें स्पष्टता होनी चाहिए ताकि जो है कोई व्यक्ति अगर किसी जिसको प्राप्त हो रहा है वो अच्छे से उसे समझ सके, उसमें निरंतरता होनी चाहिए, बीच बीच में कटाव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, और कोई माध्यम होना चाहिए जिससे कि संचार भेजा जा रहा है, संक्षिप्तता होनी चाहिए, यानी कि अगर कोई भी बात बताई जा रही है तो ये नहीं कि बहुत बड़ी लिख कर दिया जाए या बहुत ही उसे एक्सप्लेन किया जाए, नहीं, वो छोटी सी शब्दों में जो है कम शब्दों में उसे बताना चाहिए। और नेक्स्ट है श्रोता की क्षमता, यानी जो बात व्यक्ति सुन रहा है, जो संचार को सुन रहा है, उसके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि वो संचार को सुन सके। तो अगर ये सभी 7 तत्व अगर हैं तो जो है संचार सफल होता है, ठीक है। ये विशेषताएं हालांकि उसकी। नेक्स्ट है संचार के 4 S, ठीक है ना, 4 S, जिसमें पहला है शॉर्टनेस यानी संक्षिप्तता, नेक्स्ट है साधारण यानी सिंप्लिसिटी, फिर है शक्ति स्ट्रेंथ, नेक्स्ट है सजगता यानी कि सिंसियरिटी। ये 4 S की थ्योरी भी जो है दी गई है। अब किसने दी है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सारे वर्ड्स आपको जो है इसमें याद होने चाहिए। 4S का मतलब ये हो गया शॉर्टनेस, सिंप्लिसिटी, स्ट्रेंथ और सिंसियरिटी। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि 4S में शामिल नहीं है। हो सकता है यहाँ पर आपको जो है सिंपल कोई वर्ड दे दे, अच्छा सिंप्लिसिटी दे रखा है इसमें, स्मार्ट कोई वर्ड दे दे, तो स्मार्ट कहे कि इनमें से बताइए कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो संचार के 4S में शामिल नहीं है। तो आपको अगर पता रहेगा कि शॉर्टनेस है, सिंप्लिसिटी है, स्ट्रेंथ है, सिंसियरिटी है, स्मार्ट पे आप टिक कर देंगे क्योंकि स्मार्ट ऐसा है जो कि 4S में शामिल नहीं है। ठीक उसी प्रकार से C से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको जो है याद रखनी है, आप चाहें तो इसे नोट डाउन भी
कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया? आज हमने डिस्कस किया कि संचार रियल में है क्या, फिर संचार के क्या क्या तत्व होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बात की संचार की प्रक्रिया की, फिर उसके बाद संचार के जो 7 सी हैं उन पर हमने डिस्कस किया, फिर हमने बात की संचार के जो 4 एस हैं उसके बारे में। और ये जो 7 सी और 4 एस हैं ये सारे के सारे शुरू करते हैं। संचार के प्रकार। देखिए, संचार को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक है अंतव्यक्तिक संचार और एक है अंतर्व्यक्तिक संचार। ठीक है, इंग्लिश में इसे हम कहेंगे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन और इसे कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, संचार को 2 वर्गों में बांटा गया है, अंतव्यक्तिक संचार और अंतर्व्यक्तिक संचार। ठीक है, ओके। अब अंतव्यक्तिक संचार क्या होता है? अंतव्यक्तिक संचार वह संचार होता है जिसमें आत्मविवेचना, आत्मविश्लेषण, तर्क वितर्क और अंतद्वंद आदि शामिल होता है। ठीक है, अंतद्वंद आदि शामिल होता है। आपने देखा होगा कभी कभार जो होता यह है कि जो कोई बच्चा होता है या कोई भी होता है तो वो अपने मन में ही बात करता है। ठीक है, अपने मन में ही बात करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूं, जैसे मान ले कोई स्टूडेंट है, वो तैयारी कर रहा है नेट की एग्जाम की, तो वो करता क्या है कि वो हमेशा दिमाग में ये सोचता रहता है कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा, रिजल्ट कब आएगा, एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब तक आएगा। ठीक है, किस तरीके से उसे तैयारी करनी है। तो जब कोई एक व्यक्ति अपने अंदर ही मन से ही बात करता है तो इस प्रकार का जो बातचीत है, इस प्रकार की जो बातचीत है वो अंतर्व्यक्ति या अंतव्यक्तिक संचार कहलाता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि एक स्टूडेंट है, वो एक स्टूडेंट हमेशा ये कोशिश करता है कि उसके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, तो वो कर क्या रहा है? वो मन से अपनी बात कर रहा है। तो ये मन से जो अपनी बात करना होता है ये कहलाता है अंतव्यक्तिक संचार। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अब बात करते हैं अंतर्व्यक्तिक संचार क्या होता है। ठीक है, अंतर्व्यक्तिक संचार क्या होता है? तो अंतर्व्यक्तिक संचार वह संचार होता है जिसको जो है 2 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, इसको 2 वर्गों में हम देख सकते हैं बांटकर। इसमें अंतर्व्यक्ति यानी अंतर्व्यक्ति का मतलब ये हो गया इसमें 2 व्यक्ति या 2 से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं, जबकि इसमें 1 व्यक्ति की जरूरत होती है। इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति के बीच में संचार होता है। इसे 2 भागों में बांट गया है, शाब्दिक और अशाब्दिक। इंग्लिश में वर्बल और नॉन वर्बल। शाब्दिक संचार वह संचार है जिसको करने के लिए जो है शब्द की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये भी 2 वर्गों में बटा हुआ है, एक मौखिक और दूसरा है लिखित। ठीक है, एक मौखिक है और दूसरा क्या है? लिखित है। मौखिक वो जो मुंह से बोला जाता है और लिखित वो जो कि लिखा हुआ होता है। ठीक है, जो कि लिखा हुआ होता है। मौखिक संचार में वही है, ये अगर आप किसी को बुलाना चाहें तो आप उसे बुलाते हैं, ये मौखिक संचार है। आप किसी को कोई चीज बता रहे हैं मुंह से तो मौखिक संचार है। लेकिन आप अगर किसी को कोई चीज बता रहे हैं पत्र के द्वारा लिख कर तो वो लिखित संचार कहलाता है। ठीक है, वो लिखित संचार का हिस्सा होता है। अब ये तो हो गया शाब्दिक का। एक होता है अशाब्दिक। अशाब्दिक वह संचार होता है, ठीक है, अशाब्दिक वह संचार होता है जिसमें शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ती, शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब ये कई टाइप के हो सकते हैं। पहला जो है वो है प्रोक्सेमिक्स। अभी क्या होता है प्रोक्सेमिक्स संचार? ये ऐसा संचार होता है जिसमें आपने देखा होगा कि अगर भारत का प्रधानमंत्री है तो भारत के प्रधानमंत्री के बगल में जो व्यक्ति खड़ा है उसका अनुमान हम पहले ही लगा लेते हैं कि वो भी जो है एक शक्तिशाली व्यक्ति है जो कि प्रधानमंत्री के बगल में खड़ा है। ये हमने कैसे अनुमान लगा लिया? ये कैसे हमें पता चला? ये हमें पता चला किसके? एक व्यक्ति के होने से। ठीक है, कुर्सी से हमें पता चला। तो ऐसा संचार जिसमें हम ना कुछ बोलते हैं सुनते हैं, बस देख के अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ भाई ये जो है ये शक्तिशाली व्यक्ति है या ये अमीर व्यक्ति है या ये गरीब व्यक्ति है, तो उसे हम कहते हैं प्रोक्सेमिक्स संचार। ठीक है, अब कोई व्यक्ति अगर मर्सिडीज से निकल रहा है तो आपके दिमाग में हमेशा ये सवाल आ जाएगा, तुरंत ये सवाल आएगा कि ये जरूर अमीर आदमी है। ठीक है, तो ये कैसे हमें पता चला? तो ये कहलाएगा प्रोक्सेमिक्स। ठीक है, ना तो इसमें शब्द इस्तेमाल हुआ, ना लिखित, ना मौखिक, कुछ भी नहीं हुआ। नेक्स्ट है काइनेसिक्स। काइनेसिक्स संचार में क्या होता है? बॉडी लैंग्वेज होती है। जैसे कि अगर आपको किसी को बताना है
कि भाई कि तुम्हारा किसी को हाँ अगर करना होता है तो हम क्या अंगूठा दिखा के कहते हैं यस। किसी को हमें अगर लूजर दिखाना होता है तो हम अंगूठे को नीचे की तरफ गिराकर उसे लूजर शो करते हैं। तो जब हम बॉडी लैंग्वेज से किसी को कुछ दिखाते हैं, अभी अपनी बातों को अभिव्यक्त करते हैं, तो वो कहलाता है काइनेसिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है क्रोनोमिक्स। क्रोनोमिक्स का मतलब ये होता है कि हम जब जो है किसी की परंपरा या किसी की संस्कृति के आधार पर जब हम कुछ बातों को समझते हैं, जैसे कि हम सबको पता है कि जापान के जो लोग होते हैं वो समय के पाबंद होते हैं, तो इसीलिए लोग जो है हमेशा जब भी समय की बात करते हैं तो वो जापान के लोगों का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो जब किसी की परंपरा या किसी संस्कृति के द्वारा हम संचार अभिव्यक्त करते हैं तो वो क्रोनोमिक्स कहलाता है। हैप्टिक्स। हैप्टिक्स का मतलब ये होता है कि जब हम किसी को टच करके कोई बातें बताते हैं। ठीक है, जैसे कि देखा होगा आपने, जब कोई आपकी बातें नहीं सुनता आप उसको पीछे से ऐसे टच करते हैं, तो जब हम टच करके कोई चीज बताते हैं तो उसे हैप्टिक संचार कहते हैं। नेक्स्ट है ओकुलिसिक्स। ठीक है, ओकुलिसिक्स। अब ये क्या होता है, इसमें हम आंखों के द्वारा जो है सामने वाले व्यक्ति को जानकारियां देते हैं या संचार उससे करते हैं। ठीक है, आपने देखा हो कई लोग आंख झपका के कहते हैं यस, आंख झपका के ना कहते हैं, तो आंखों से जब संचार किया जाता है तो ओकुलिक्स कहलाता है। अब ये भी है संचार के कुछ अहम पॉइंट जो आपको याद होने चाहिए। उधरवर्धर संचार जो है वो किस प्रकार का संचार होता है, तो ये ऐसा संचार होता है जिसमें उच्च अधिकारी और अधीनस्थ अधिकारी के बीच जो है इस प्रकार का संचार होता है। ठीक है, इसमें उच्च अधिकारी जो है सूचनाएं निचले अधिकारी को या कहीं के अधीनस्थ अधिकारी को देता है, फिर अधीनस्थ अधिकारी जो है सूचनाएं उच्च अधिकारी को देता है। तो संचार का वह रूप जिसमें अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों होता है तो वो ऊर्ध्वाधर संचार कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्षैतिज संचार। क्षैतिज संचार होता है जो समस्तरीय होता है। स्तरीय होता है का मतलब ये है कि मान लो एक अधिकारी ये है, एक अधिकारी ये है और एक अधिकारी ये है, और ये दोनों की पोस्ट जो है एक समान है, तो जब ये आपस में जो है बातचीत या संचार करते हैं तो ये कहलाएगा क्षैतिज संचार या समस्तरीय संचार। ठीक है, समान लेवल पर जो संचार किया जा रहा है। नेक्स्ट है तिर्यक संचार। तिर्यक संचार क्या होता है कि विभिन्न संगठनों में कार्यरत जो अधिकारी होते हैं ये और कर्मियों के मध्य जो परस्पर संपर्क स्थापित होता है उसे हम कहते हैं तिर्यक संचार। ठीक है, इसमें विभिन्न संगठनों की बात की जा रही है जिसमें अधिकारी व कर्मिक सभी जो है शामिल होते हैं। ये जब संचार करते हैं आपस में तो ये कहलाता है तिर्यक संचार। ठीक है, तो यहां से अगर आपने इसे अच्छे से समझ लिया है, अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये सब समझ आ गया होगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें ताकि जब जब हम ऐसी वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसे जरूर देख लें। हम इस टॉपिक डिस्कस करने वाले। तो अब जो बैरियर्स होते हैं या कहीं की जो बाधाएं होती हैं वो कितने की होती हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है इस तरह की तो आप लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक पे ही डिपेंड करती है आपकी आने वाली वीडियोस। अगर आप से ज़्यादा वीडियोस को लाइक कर रहे हैं तो जो है हमारा जो है हमें प्रोत्साहन मिलता है इस तरह की वीडियोस बनाने का। और उसके बाद अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड रिसर्च एप्टीट्यूड ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, और ये हमारी कम्युनिकेशन की तीसरी वीडियो है। 2 वीडियो हम ऑलरेडी इसमें अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, संचार की बाधाएं। ठीक है, संचार की बाधाएं हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं। एक तो भाषा संबंधी, संगठनात्मक और नेक्स्ट है भौतिक। अब भाषा संबंधी अवरोध या भाषा संबंधी बाधाओं में पहला जो होता है वो होता है त्रुटिपूर्ण शब्दों की अभिव्यक्ति। अब 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति जो है शब्दों को ठीक ढंग से नहीं कह पा रहा है, तो दूसरा व्यक्ति उस बात को कैसे समझकर उसका जो है रिप्लाई करेगा, है ना। तो पहली जो त्रुटि हो जाती है वो होती है त्रुटिपूर्ण शब्द, और दूसरा है त्रुटिपूर्ण अनुवाद। अब मान लो ये जो व्यक्ति है इसकी मूल भाषा है अरबी और इसकी मूल भाषा है हिंदी, तो ये जो व्यक्ति है ये अरबी भाषा को हिंदी में जब ट्रांसलेट करके इसको समझा रहा है तो इसको सही से समझ नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि ये सही से उसका अनुवाद नहीं कर पा रहा है, ट्रांसलेट उसको सही से नहीं कर पा रहा है। ठीक है,
तो हम कह सकते हैं दूसरी जो बाधा होती है वो होती है त्रुटिपूर्ण अनुवाद यानी ट्रांसलेशन। नेक्स्ट है स्पष्ट पूर्व धारणाएं। पूर्व धारणाएं का मतलब ये होता है अस्पष्ट पूर्व धारणाएं, मतलब ये है कि पहले से ही अगर आपने कुछ सोच रखा है और उसके बारे में आपका अगर अच्छे से क्लियर नहीं है और आप सामने वाले को उस बात को समझा रहे हैं तो वो उसको सही से नहीं समझ पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप ही उस बात को अच्छे से नहीं समझ पाए हैं। नेक्स्ट है तकनीकी भाषा का प्रयोग। तकनीकी भाषा का प्रयोग का मतलब ये हो गया कि आपने देखा होगा कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जो है वो एक अलग सी लैंग्वेज लिखता है जो आम लोगों की समझ के बाहर होती है, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं बाधा है संचार में, ठीक है ना, क्योंकि उस भाषा को सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स और मेडिकल वाले ही समझ पाते हैं, कोई आम व्यक्ति नहीं समझ पाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी बाधा है। तो तकनीकी भाषा का प्रयोग भी जो है कहीं ना कहीं संचार की एक बड़ी बाधा है, ठीक है। तो ये तो थे भाषा संबंधी। अब संगठनात्मक संबंधी जो बाधाएं हैं, जो अवरोध हैं, वो कौन कौन से हैं संचार में। पहला है शोर, ठीक है। शोर जहां रहेगा वहां संचार कभी सफल नहीं हो सकता। समय और दूरी। अब मान लो कोई एक व्यक्ति जो है अमेरिका में बैठा है और एक व्यक्ति जो है दिल्ली में बैठा हुआ है, तो जो दूरी है इन दोनों के बीच में वो बार बार जो है बाधा बनेगी संचार में, ठीक है। और ऊपर से समय, ठीक है, तय मानकों के अनुसार जो है, तय मानक कह रहा हूं मैं, कोई भी संचार जो होता है वो समय में ही ठीक रहता है, समय के कहते हैं लिमिटेड टाइम तक, उससे ज्यादा हो तो वो फिर जो है बाधा बनने लग जाता है। और नेक्स्ट है भय। भय का यहाँ पर मतलब ये है कि जब भी हम लोग किसी एक व्यक्ति से बात करते हैं, ठीक है, और वो व्यक्ति जो है किसी ऊंचे तबके का है, तो हमारे अंदर एक भय होता है, हम अपनी बातों को सही ढंग से नहीं कह पाते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं बाधा है। नेक्स्ट है लक्ष्य विवाद, ठीक है। लक्ष्य विवाद का मतलब ये हो गया कि आप कहना कुछ और चाहते थे और कह कुछ और रहे हैं, ठीक है, तो ये भी जो है बाधा में आता है। तो ये सारी की सारी बाधाएं संगठनात्मक बाधा कहलाती हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसा पूछता है कि अब पूछ लेगा आपसे कि निम्न में से कौन सी संगठनात्मक बाधाएं हैं। अब आपको अगर पता रहेगा ये 4 हैं, 3 ऑप्शन ये उठा के दे दे और एक ऑप्शन यहाँ से उठा के दे दे, तो आप इजीली जो है उसको ट्रैकल कर लेंगे और आंसर सही कर देंगे। लेकिन अगर आप में इसमें कंफ्यूजन है, अगर आप ठीक से इसे नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप जो है सवालों को गलत कर सकते हैं। नेक्स्ट है भौतिक बाधाएं, ठीक है। भौतिक बाधाएं मतलब भौतिक से जुड़ी जो होती हैं, जैसे आप जब बात कर रहे हैं किसी से तो कोई व्यक्ति डेस्क बजा रहा है, टेबल बजा रहा है, या आप किसी से कोई बात कर रहे हैं तो कोई व्यक्ति आए बीच में और आपसे कहे चाय चाहिए आपको या कॉफी चाहिए आपको, ठीक है। तो इस तरह की बाधाएं जो हैं वो भौतिक बाधाओं के अंतर्गत ही आती हैं, ठीक है। तो 3 बाधाएं याद रखनी है अपनो, भाषा संबंधी, संगठनात्मक और भौतिक। अब बात करते हैं अधिकारियों की बाधाएं और अधीनस्थों की बाधाएं। अधिकारी जो है इसमें, अधिकारी जो है ये उच्च अधिकारी हैं, ठीक है, बड़े बड़े ऑफिसर्स जो होते हैं। और अधीनस्थ जो हैं, अधीनस्थ वो उनके नीचे जो कार्य करते हैं वो अधीनस्थ अधिकारी कहलाते हैं। तो उच्च अधिकारी जो होते हैं उनकी बाधाएं क्या होती हैं, ठीक है। ओके, तो उच्च अधिकारियों की जो पहली बाधा है वो है उनका व्यवहार, ठीक है। क्योंकि वो बड़े उच्च पद पे होते हैं तो उनका व्यवहार जो होता है वो हमेशा प्रभावित करता है संचार को, ठीक है। दूसरा होता है भय। भय का मतलब क्या है? भय का मतलब है ये कि क्योंकि कोई भी अगर अधिकारी है तो वो बड़ी मेहनत से और बड़ी ही संघर्ष से उस पद पे पहुंचा होता है, तो कोई अधिकारी ये नहीं चाहता है कि जो है उसका पद चला जाए, ठीक है। तो इसलिए जो है वो किसी भी बड़े अधिकारी से अगर बात करता है या किसी भी अपने सीनियर से बात करता है तो वो हमेशा भय में रहता है। नेक्स्ट है उचित माध्यम। उचित माध्यम का मतलब ये है कि जो अधिकारी होता है उसे किस स्थिति में, किस जगह पे जाकर किस तरीके से संचार करना होता है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बाधा होती है, ठीक है। और नेक्स्ट है समय का अभाव। अब कोई बड़ा अधिकारी है तो उसके पास समय का भी कहीं ना कहीं अभाव होता है, कम समय रहता है उसके पास, तो ये भी जो है उसके संचार में एक बाधा होती है, जो अपनी बातों को पूरी तरह से नहीं कह पाता है। नेक्स्ट है अधीनस्थों की बाधाएं। अधीनस्थों की बाधाओं का मतलब ये हो गया कि जो अधिकारियों के नीचे कार्य कर रहे हैं, निम्न पद पे हैं, उनकी बाधाएं कौन कौन सी हैं। तो पहला है संचार में अरुचि। जो अधीनस्थ होते हैं यानी जो छोटे छोटे कर्मी होते हैं वो संचार में अरुचि रखते हैं, इंटरेस्ट नहीं रखते हैं वो, ठीक है। सबसे पहली बाधा तो उनकी यही होती है, वो नहीं बात करना चाहते हैं। नेक्स्ट है उचित प्रेरणा का अभाव। उनके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं होता। अब उसके कुछ भी कारण हो सकता है उसके पीछे का, लेकिन उनके अंदर एक मोटिवेशन नहीं होता है संचार के प्रति, तो ये भी उनकी बाधा है। तो हम कह सकते हैं ये दूसरी बाधा है।
और तीसरा है सुरक्षात्मक संचार। सुरक्षात्मक संचार का यहाँ पे मतलब ये है कि उनका जो संचार होता है वो सुरक्षित मतलब सुरक्षात्मक संचार का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि मान लो कि कोई अधिकारी है, ठीक है, कोई अधिकारी है, तो वो अधिकारी से अगर बात कर रहे हैं तो हमेशा वो ये कोशिश करते हैं कि कोई गलत शब्द ना निकल जाए उनसे या कुछ गलत रिपोर्ट ना हो जाए उनसे, ठीक है ना। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनका वो ध्यान रखकर ही ये बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं सुरक्षात्मक संचार जो है बचाव के चक्कर में भी जो है कभी कभार संचार गलत हो जाता है। तो ये भी जो है अधीनस्थ की या अधीनस्थों की जो है बाधाएं ही है, ठीक है। तो ये सभी संचार की बाधाएं थी जो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेमोरी क्या है सबसे पहले ये जानते हैं, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे कि आप लोग अपने घर में कोई भी सामान जो है इकट्ठा करने के लिए किसी थैले का इस्तेमाल करते हैं, किसी अलमारी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर मोबाइल फोन में जो डेटा होता है उसको रखने की जो जगह होती है उसे मेमोरी कहते हैं, ठीक है। अभी डेटा क्या होता है? अब डेटा जो है ये कोई फाइल हो सकती है, ये कोई गाना हो सकता है, ये कोई वीडियो हो सकती है, ठीक है। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में जो है इसे डेटा कहा जाता है। तो ये सब जहां रखा जाता है वो मेमोरी कहलाती है, ठीक है। अब मेमोरी जो है ये दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी मेमोरी की अगर हम पहले बात करें तो प्राइमरी मेमोरी जो होती है इसे मुख्य मेमोरी कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में मुख्य मेमोरी कौन सी है, तो वो है प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी में जो है जो डेटा होता है वो अस्थायी, ठीक है, अस्थायी स्टोर होता है, ठीक है। और इसे जो है कंप्यूटर की स्मृति भी कहते हैं, ठीक है, स्मृति भी कहते हैं। जैसे कि अच्छा इसके मैं टाइप समझा दूं फिर आगे डिस्कस करूंगा। अब प्राइमरी मेमोरी जो होती है ये दो टाइप की होती है, एक वॉलेटाइल, एक नॉन वॉलेटाइल। एग्जाम में हमेशा पूछता है कि रैम जो है ये कौन सी मेमोरी है, वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल। तो याद रखें वॉलेटाइल मेमोरी होती है रैम, ठीक है, ठीक है, जो कि डेटा को जो है अस्थायी रूप से सेव करके रखती है। जैसे कि आप कंप्यूटर चला रहे हैं, ठीक है, कोई फाइल आपने खोल रखी है, अचानक लाइट चली गई, कंप्यूटर आपका बंद हो जाएगा। लेकिन जब लाइट आएगी और जब आप कंप्यूटर चालू करेंगे तो आप उस फाइल को जिस पे आप काम कर रहे थे दोबारा से जो है उसको खोल सकते हैं, ठीक है, वो सेव हो जाती है। तो ये कहाँ सेव हुई थी? ये सेव हो जाती है हमारे कंप्यूटर में, ठीक है, वॉलेटाइल मेमोरी में। अब वॉलेटाइल मेमोरी जो है कौन कौन सी होंगी? तो इसमें आ जाता है रजिस्ट्रार, कैच मेमोरी और रैम, ठीक है। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। याद रखें एग्जाम में पूछा गया है। अब ये रैम कई प्रकार की हो सकती है, एस रैम हो सकती है, डी रैम हो सकती है, ईडी रैम हो सकती है या फिर फ्लैश रैम हो सकती है, ठीक है। तो वॉलेटाइल में ये तीनों की तीनों मेमोरीज आती हैं। नेक्स्ट अगर बात करें नॉन वॉलेटाइल, तो नॉन वॉलेटाइल में आते हैं रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अब पी रोम आ जाता है इसमें, ईपी रोम आ जाता है और ईईपी रोम इसमें शामिल होता है नॉन वॉलेटाइल में, ठीक है। अब सेकेंडरी मेमोरी की अगर हम बात करें, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है भाई? तो सेकेंडरी मेमोरी की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें आपको याद रखना है ये जो मेमोरी होती है वो स्थायी मेमोरी होती है। स्थायी मेमोरी होती है का मतलब ये है जैसे कि मान लो आप कंप्यूटर चला रहे हैं और आपने कोई फाइल रख रखी है, तो वो फाइल जो है आपकी स्थायी मेमोरी जो होगी उसमें रखी जाती है, यानी सेकेंडरी मेमोरी में रखी जाती है। अब चाहे आप कंप्यूटर बंद करें या फिर चालू करें या कुछ भी करें, वो डेटा आपका हमेशा सेव रहेगा। आप अगर कंप्यूटर को तोड़ भी देते हैं तो भी जो है आप अपना डेटा पा सकते हैं, ठीक है, अगर वो डेटा सेकेंडरी मेमोरी में रखा है तो, ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी भी दो टाइप की होती है, एक होती है मैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेटिक मेमोरी, एक होती है ऑप्टिकल मेमोरी, ठीक है। अब मैग्नेटिक मेमोरी में कौन कौन सी मेमोरी आ जाती हैं? तो टेप, हार्ड डिस्क, जिप डिस्क और एफडीडी, ठीक है, ये चारों नाम आपको याद होने चाहिए। ये मैग्नेटिक मेमोरी के एग्जाम्पल हैं, एग्जाम में पूछ सकता है इनमें से कौन सी मैग्नेटिक मेमोरी नहीं है या मैग्नेटिक मेमोरी है, तो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है ऑप्टिकल मेमोरी। ऑप्टिकल मेमोरी में आ जाती हैं सीडी रोम, डीवीडी रोम और डीवीडी राइडर, ठीक है ना।
तो इस तरीके से ये भी आपको याद रखना है। ज़्यादा फैला के मैं आपको नहीं बताऊंगा वरना फिर वो काफ़ी कन्फ्यूजन भरा हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको मैं बता दूं, जैसे कि 1 गीगाबाइट यानी जीबी जो होती है वो किसके बराबर होती है, तो आपको याद रखना है कि ये 1 अरब के बराबर होती है, या कहें कि 1 बिलियन को प्रदर्शित करती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 जीबी जो है किसको प्रदर्शित करती है, तो 1 बिलियन को प्रदर्शित करती है, या हिंदी में कहें कि 1 अरब को प्रदर्शित करती है। और 1 जीबी बराबर किसकी होती है, तो 2 की पावर 30 बिट्स के बराबर होती है। ये भी आपको याद रखना है कि 1 जीबी जो है बराबर होती है किसके, 2 की पावर 30 बिट्स पर। और यहाँ पे बिट का क्या अर्थ होता है, तो बिट का यहाँ पर अर्थ है बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट जो कि 0 और 1 के रूप में होते हैं, ठीक है, 0 और 1 के रूप में लिखी जाती है। और एक चीज और पूछी जाती है एग्जाम में, बर्निंग क्या होता है, ठीक है, या बर्न करना किसे कहते हैं। तो मैं बता दूं, जब आप सीडी राइट करते हैं, ठीक है, जब कोई डेटा आप सीडी के अंदर डालते हैं, जैसे कंप्यूटर में कोई गाना है या फिर कोई वीडियो है या फिर कोई फाइल है, और आप चाहते हैं कि उसे अपनी सीडी में डालना, ठीक है ना, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क में डालना चाहते हैं, तो आप जिस तरीके से, जिस प्रक्रिया से आप वो डेटा डाल रहे हैं उस प्रक्रिया को ही बर्निंग कहते हैं, ठीक है, सीडी बर्न करना कहते हैं। इसके तहत होता यह है कि आपका डेटा सीडी में आ जाता है। ओके, अब पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की बात कर लेता हूं, मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। हालांकि बहुत सारे पार्ट्स अगर हम इसमें देखना चाहें बन जाते हैं। तो अगर आपसे पूछे द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कौन सा है, ठीक है ना, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर या माइंड ऑफ कंप्यूटर, तो वो होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सबसे मेन पार्ट है कंप्यूटर का, बिना इसके कंप्यूटर नहीं चलाया जा सकता। अब इसी के अंदर ही काफी सारे पार्ट्स लगे होते हैं। इसी के अंदर रैम होती है, इसी के अंदर हार्ड डिस्क होती है, इसी के अंदर मदरबोर्ड होता है, इसी के अंदर एसएमपीएस होता है, ठीक है, सब कुछ जो है इसी के अंदर डाला होता है। तो इसीलिए इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। ओके, ये है मॉनिटर, ठीक है ना, मॉनिटर जिसमें कि आप कोई भी डेटा वगैरह जो कुछ भी होता है आप डिस्प्ले होता है जिसे आप देखते हैं। और ये है कीबोर्ड जिससे कि आप कुछ भी कमांड देते हैं। और ये है माउस जो कि कर्सर के रूप में काम करता है, ठीक है। तो ये मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हैं। और मैं बता दूं कि सबसे मेन इसमें क्या हो गया, सीपीयू हो गया। और सीपीयू में सबसे मेन पार्ट कौन सा होता है, तो याद रखें मदरबोर्ड होता है वो, ठीक है, मदरबोर्ड। बिना मदरबोर्ड के कंप्यूटर को नहीं चलाया जा सकता। अब मदरबोर्ड में भी काफी सारे जो है पार्ट होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जैसे बैटरी हो जाता है, ठीक है, रैम स्लॉट होती है, बहुत सारी होती है, लेकिन वो सब एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, तो वो सब मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही पे खत्म करता हूँ, ठीक है। और कल जो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। और पहले की वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी हालांकि मैंने लिंक दे दी है, वहां पर क्लिक करके भी आप हमारी वीडियोस को देख पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कंप्यूटर के टाइप्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, ठीक है। अगर हम उसके टाइप्स जानना चाहते हैं तो 2 आधार पर उसको बांट कर देख सकते हैं। एक है तकनीक के आधार पर, और दूसरा है उसके कार्य, आकार और कार्य के आधार पर, ठीक है। तकनीक के आधार पर और आकार और कार्य के आधार पर कंप्यूटर को हम वर्गीकृत कर सकते हैं। तो तकनीक के आधार पर अगर मैं बात करूं तो 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जिसमें डेटा की प्रोसेसिंग जो होती है वो डिजिटल रूप में होती है, ठीक है। डेटा की प्रोसेसिंग जो होती है वो डिजिटल रूप में होती है। अब वो डेस्कटॉप कंप्यूटर भी हो सकता है और लैपटॉप भी हो सकता है, ठीक है। लैपटॉप वगैरह में जो देखा होगा आपने, डेटा जो होता है वो ट्रांसफर जो होता है वो डिजिटल रूप में होता है, तो वो डिजिटल कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर जो होता है इसमें जो सूचना वगैरह होती है इसका प्रोसेसिंग खासतौर से किया जाता है इसमें, ठीक है। सूचनाओं के प्रोसेसिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है एनालॉग कंप्यूटर में। एग्जाम्पल के तौर पर इसमें आप ले सकते हैं कि जो गाड़ियों में देखा होगा आपने कि गाड़ियों की गति जो होती है उसको बताने के लिए एक मीटर सा लगा होता है, तो इस प्रकार का कंप्यूटर या मीटर एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत आता है, ठीक है। या एनालॉग की घड़ी जो होती है वो भी इसका एग्जाम्पल बन जाएगी। हाइब्रिड कंप्यूटर, अब हाइब्रिड कंप्यूटर जो होती है इसमें क्या होता है, इसमें जो डेटा होता है वो डिजिटल और एनालॉग, मतलब अगर मैं समझाऊं तो डिजिटल और एनालॉग का मिक्स जो है वो हाइब्रिड कंप्यूटर है,
ठीक है, इसकी विशेषता और इसकी विशेषता इसमें पाई जाती है। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो इसमें आ जाता है रडार प्रणाली आ जाती है, स्मार्टफोन आ जाता है, टैबलेट आ जाता है इसमें, ठीक है, और अन्य कई प्रकार की डिवाइसेस इसमें आ जाती हैं। तो मैं जो एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको डिवाइसेस की, उनको भी आप लिख लें, ठीक है, उसको भी आप जो है लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आकार एवं कार्य क्षमता के आधार पर कंप्यूटर। तो इसको जो है 4 वर्गों में बांटा है, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, सुपर कंप्यूटर पे क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, तो जो सुपर कंप्यूटर होता है इसकी जो क्षमता होती है डेटा को प्रोसेसिंग करने की, वो सबसे अधिक होती है, ठीक है, इसीलिए इसे सुपर कंप्यूटर कहा जाता है और बड़े बड़े संस्थानों में जो है इसको लगाया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये आकार में सबसे बड़ा होता है और सबसे महंगा होता है, ठीक है, और एक साथ कहा जाता है हजारों उपयोगकर्ता जो होते हैं इस पे कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो जो स्टोरेज की क्षमता होती है वो भी काफी ज्यादा होती है मेन फ्रेम कंप्यूटर की, ठीक है। मिनी कंप्यूटर जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये काफी छोटे छोटे कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, और इस में आप ले सकते हैं जो पर्सनल कंप्यूटर यूज करते हैं आप लोग, जो लैपटॉप होता है वो मिनी कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल है। माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं ये सामान्य उपयोग हेतु जो है लाए जाते हैं, ठीक है ना। अब इसमें आ जाएगा डेस्कटॉप कंप्यूटर, ठीक है, नोटबुक्स आ जाते हैं, स्मार्टफोन्स आ जाते हैं, ये भी इसमें आ जाता है, ठीक है ना, माइक्रो कंप्यूटर्स में। तो ये चारों जो है आपको इसमें याद रखने हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर लैंग्वेजेस जो कि पूछी जाती हैं, ठीक है। कंप्यूटर लैंग्वेजेस जो हैं इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक लो लेवल वाली और एक हाई लेवल वाली, ठीक है। निम्न स्तरीय लैंग्वेज या भाषा और उच्च स्तरीय भाषा। तो निम्न स्तरीय भाषा जो होती है ये 2 टाइप की होती है, एक मशीन लैंग्वेज और दूसरी है असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जो होती है वो 0 और 1 यानी बाइनरी नंबर के रूप में काम करती है, ठीक है, और असेंबली लैंग्वेज जो होती है, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज जो होती है ये संकेतों के रूप में या शब्दों के रूप में जो है काम करती है। इसमें 0 और 1 के रूप में होता है, इसमें वर्ड्स या फिर नंबर्स के रूप में जो है ये लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट उच्च स्तरीय भाषा की अगर हम बात करें तो 5 वर्गों में से बांट सकते हैं। बीज गणितीय फॉर्मूले प्रसंस्करण भाषा, यानी कि जो मैथमेटिक्स वगैरह के जो फॉर्मूले से रिलेटेड लैंग्वेज होती है वो इसके अंतर्गत आती है, जैसे कि बेसिक हो गया, फोर्टेन हो गया, PLI हो गया, ये लैंग्वेज इसमें शामिल होगी। व्यावसायिक डाटा प्रसंस्करण, ठीक है, इसमें आ जाती है कोबोल और RPG। लिस्ट प्रोसेसिंग भाषा, दृश्य प्रोग्रामिंग भाषा जैसे कूडू, MIT ऐप हो गया, ग्राफिकल एलिमेंट्स वगैरह इसमें आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट आधारित भाषा, तो इसमें आ जाता है C++ और जावा। ये आपको याद रखना है, ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज कौन सी है, तो C++ और जावा, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियों पर, ठीक है, कंप्यूटर की पीढ़ियों की पर कि कब से कब तक ये पीढ़ियां रही थी। तो प्रथम पीढ़ी जो है कंप्यूटर की वो 1940 से 1956 तक मानी जाती है, ठीक है, 1940 से 1956 तक मानी जाती है। कंप्यूटर की जो दूसरी पीढ़ी है ये 1956 से 1963 तक मानी जाती है, और कंप्यूटर की जो तीसरी पीढ़ी है वो 1964 से 1971 तक मानी जाती है। कंप्यूटर की तीसरी थी, और चौथी जो पीढ़ी है वो है 1971 से लेकर अब तक जो हम यूज कर रहे हैं वो है चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बेस्ड जो कंप्यूटर है वो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाएंगे, और अभी जो है इसका प्रचलन इतना ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है, तो ये भी आपको जो है इसमें याद रखना है। अच्छा, प्रथम पीढ़ी और द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में डिफरेंस क्या है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि आपसे हो सकता है एग्जाम में पूछ ले कि इनको जो है डिफरेंस क्या है, कि जो इसको जो है फर्स्ट जनरेशन या सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन में डिवाइड किया गया है, तो वो भी मैं आपको जो है बता देता हूँ। तो जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर होते थे वो वैक्यूम ट्यूब के रूप में इस्तेमाल होते थे। द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते थे वो इसमें ट्रांजिस्टर वगैरह यूज होता था। इसमें IC, तृतीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर आए उसमें IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल होने लगा। चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है ना।
हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो है कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में। ठीक है, एग्जाम में काफ़ी ये पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या है, कौन कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं, कौन कौन से आउटपुट डिवाइस होते हैं, ये सभी हम जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि जब जब हम वीडियोज़ डालें तब तब आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहले की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कंप्यूटर में दो जो डिवाइस होते हैं कंप्यूटर के, उसको दो भागों में बांटा गया है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस जो होते हैं, अगर मैं इनके अर्थ की बात करूं तो इनपुट डिवाइस का अर्थ या इनपुट का अर्थ होता है अंदर डालना। ठीक है, अंदर डालना मतलब ये कि जब हम कोई भी डेटा अपने कंप्यूटर में डालते हैं और जिस डिवाइस से हम वो डाल रहे हैं उस डिवाइस को हम कहेंगे इनपुट डिवाइस। तो हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि जिससे हम डेटा को कंप्यूटर में डालते हैं वो इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। अब इनपुट डिवाइस में कौन कौन से आ जाएंगे? माउस, बारकोड रीडर, जॉयस्टिक और कीबोर्ड। इसी के सहायता से हम देखें, माउस है, माउस से हम कुछ भी चीज क्लिक करते हैं, कुछ भी कॉपी या पेस्ट करते हैं। बारकोड जो है ये रीड करते हैं हम, जैसे हम बारकोड मशीन लगाएंगे कंप्यूटर पे सारा जानकारी जो है आ जाती है। तो इससे हम कर क्या रहे हैं? कर ये रहे हैं कि डेटा को कंप्यूटर के अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, कीबोर्ड है, आपने कुछ भी दबाया वो कहाँ जाएगा? कंप्यूटर के अंदर जाएगा। जॉयस्टिक है, आप कहीं भी इसे हिलाते हैं, कहाँ जाएगा? कंप्यूटर के अंदर। तो ये सब वो डिवाइस हैं जो कि डेटा को कंप्यूटर के अंदर डालने का काम करते हैं, इसीलिए इसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट का मतलब होता है बाहर निकालना। ठीक है, तो जो डेटा को, वो डिवाइस जो डेटा को कंप्यूटर से बाहर निकालने का काम करता है, उस डिवाइस को हम कहते हैं आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस अब कौन कौन से हैं? स्पीकर, मॉनिटर, ईयरफोन, प्रिंटर और प्रोजेक्टर। स्पीकर आपने देखा होगा, आप कंप्यूटर में कोई भी गाना चलाते हैं तो जो आवाज के रूप में बाहर आ रहा है, ठीक है ना, कंप्यूटर से वो बाहर आ रही है ना, तो बाहर आवाज जो आ रही है ये किस डिवाइस से आ रही है? स्पीकर से आ रही है। तो स्पीकर इसलिए आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर, मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि आप कुछ भी चीज देखना चाहते हैं तो मॉनिटर आपको दिखा रहा है। आपने कीबोर्ड पे लिखा कि कोई वीडियो देखनी है, अब जैसे ही आपने लिखा कंप्यूटर ने उसको वीडियो दिखा दी आपको, ठीक है ना, आपको वो वीडियो जो है दिखा दी। तो अब मॉनिटर ने काम क्या किया? मॉनिटर ने काम ये किया कि डेटा को बाहर निकालने का। तो इसलिए ये भी जो है आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। ईयरफोन भी बिल्कुल वैसे स्पीकर की तरह है। प्रिंटर भी है, आपका कोई भी डेटा है, ठीक है, कोई फाइल है आपकी, तो आप जो है उसे बाहर निकालना चाहते हैं तो आप उसे प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट के थ्रू आपको जो है वो डेटा बाहर मिल जाएगा। तो प्रिंटर भी जो इसलिए आउटपुट डिवाइस कहलाती है। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। आप कोई भी चीज़ जो है प्रोजेक्टर के थ्रू बाहर दिखा सकते हैं, कोई भी डेटा वगैरह आपका कंप्यूटर का। तो इसलिए ये भी जो है आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक डायग्राम सा बना रखा है, क्योंकि कुछ ऐसी डिवाइस हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों ही होती है। ठीक है, इनपुट और आउटपुट दोनों ही होती है, मतलब ये कि वो डेटा को कंप्यूटर में डाल भी सकती हैं और डेटा को कंप्यूटर से निकाल भी सकती हैं। ठीक है, वो डिवाइस कौन कौन सी हैं? तो वो डिवाइस है सीडी, ठीक है, डीवीडी, कैमरा, टैब और पेन ड्राइव। अब सीडी देखें, आप डेटा कुछ डालना चाहते हैं तो आप सीडी से निकाल भी सकते हैं, आप डेटा कुछ निकालना चाहते हैं तो आप जो है निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो दोनों काम कर रहा है। डीवीडी भी बिल्कुल ऐसा ही है, कैमरा भी बिल्कुल ऐसा ही है। आप कोई भी चीज़ फोटो खींच लें, यानी कि आपने उसको इनबिल्ड कर दिया, यानी इनपुट कर लिया उसका, और जब आप उसकी फोटो निकाल लेते हैं तो वो आउटपुट हो गया। ठीक है, टैब भी ठीक उसी प्रकार से है और पेन ड्राइव भी वही है। पेन ड्राइव में आपने देखा होगा, आप डेटा को बाहर निकालते हैं, अंदर डालते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है पेन ड्राइव भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों ही होता है। तो कंफ्यूज ना होए, इस चीज़ को आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला ये कि भारत में पहला कंप्यूटर जो है वो कब लगाया, कहाँ लगाया गया था। ठीक है, कहाँ लगाया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो कि कोलकाता में है। ठीक है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो कि कोलकाता में है, वहां पर
सबसे पहला कंप्यूटर लगाया गया था जो कि हमने विदेश से आयात किया था, इंपोर्ट किया था। ठीक है, क्या नाम था उसका? HEC-2M। HEC/2M नाम का जो कंप्यूटर था वो हमने सबसे पहले अपने देश में लगाया था, विदेश से आयात किया हुआ एक कंप्यूटर था। ठीक है, नेक्स्ट वर्ष 1960 में, ठीक है, वर्ष 1960 में जो है भारत निर्मित, यानी भारत का पहला कंप्यूटर जो कि भारत में बना था वो कौन सा था? तो आपको याद रखना है उसका नाम था टिफ्रैक, TIFRAC। ठीक है, TIFRAC फुल फॉर्म क्या है इसकी? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ये नाम था पूरा उसका। 1960 में जो है निर्मित किया था भारत ने अपना पहला कंप्यूटर। ओके, अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, ठीक है, सुपर कंप्यूटर अगर आपसे पूछता है तो आपको याद रखना है परम 8000। ठीक है, परम 8000 जो है, यानी परम 8000 नाम का जो सुपर कंप्यूटर था, ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। क्या होता है सुपर कंप्यूटर? ये तो मैं आपको जो है कल की वीडियोस में बताया था, जब मैंने बताया था आपको कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं। ठीक है ना, तो सुपर कंप्यूटर वो होते हैं जो अधिक मात्रा में डेटा वगैरह जो है तेजी से ट्रांसफर करते हैं। और भी बहुत कुछ मैंने बताया था, अगर आपने वाली वीडियोस हमारी नहीं देखी है तो आप उसे जरूर देख लें, लिंक आपको उसमें डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, और इस वीडियो के एंड में भी आपको जो है मैं दे दूंगा लिंक। ओके, चलिए आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये टॉपिक के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मैंने करवा दिए हैं, आई मीन इस चैप्टर के। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन ये है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि HTML, ठीक है ना, HTML का फुल फॉर्म क्या है और इसका विकास जो है, इसको डेवलप किसने किया था सबसे पहले? HTML का पूरा नाम क्या है और इसको सबसे पहले किसने डेवलप किया था? ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। और एक और क्वेश्चन आपके लिए जो है वो ये है कि आप मुझे बताएंगे कि SMPS का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, ये दो क्वेश्चन जो हैं आपको बताने, दो नहीं तीन हो गए। एक तो आप इसका फुल फॉर्म बताएंगे, दूसरा आप इसको ये बताएंगे कि इसको किसने डेवलप किया था, और तीसरा आप इसकी फुल फॉर्म बताएंगे। तो इनके आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।